चलिए शो की शुरुआत करते हैं। जरा एक बार लेकर आइए निफ्टी, और पिछले आधे घंटे में डे हाई पर आ गए हम। कल याद होगा आपको, जब हम शो की शुरुआत कर रहे थे तो इसका एग्जैक्ट रिवर्स था। उल्टा कल था। हम डे लो पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसका उल्टा वीरू। और कल भी जब 1:30 बजे मैंने पॉइंटर्स भेजे और 2 बजे जो मार्केट था उसमें थोड़ा फ़र्क था, आज भी है। लेकिन फिर भी कहेंगे एक रेंज में ही मार्केट को, एक करीब करीब 100-125 पॉइंट की रेंज है जो सुबह पहले 1 घंटे में रेंज बनी थी। मोर और लेस उसी को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा उससे ऊपर निकले हैं अब भले ही, लेकिन एक 100 पॉइंट की मोर और लेस एक रेंज रही है। हालांकि निफ्टी बैंक ये फिर ज़बरदस्त वॉलेटाइल है। इसका इंटरडे चार्ट देखिए, ये देखिए किस तरीके से 4-5 एजेस आपको दिखाई देंगी, 1 2 3 4, बिल्कुल कोई ट्रेंड नहीं यहाँ पर, लेकिन एटलीस्ट लोअर लेवल से रिकवरी। मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ये क्लियरली आज की एक और थीम है। और मिड और स्मॉल कैप का चार्ट जो है रिलेटिवली बेटर भी रहा है। मिड कैप करीब करीब 1/3% ऊपर है, स्मॉल कैप और बेटर रहा है। स्मॉल कैप एकदम कंसिस्टेंट रहा है आज 2/3% ऊपर। एक्चुअली सबसे अच्छा चार्ट आज स्मॉल कैप का ही है। इसके अलावा आज सुबह जो हमारी बात हो रही थी मेटल्स, क्लियरली आज का सेक्टर ऑफ द डे, वो जो चाइना वाली न्यूज़ थी वो काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी। और उसके बदौलत ठीक है, हमने हिंडाल्को और मॉइल चुना था, बाकी स्टॉक्स उनसे थोड़ा ज़्यादा चल गए लेकिन वो भी चले। लेकिन मेटल्स में अच्छा मूव इस समय आपको दिखाई देगा। और आईटी ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2-3 दिन पहले तक आईटी आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज जिस तरीके से आईटी गिरा, खासतौर से इन्फोसिस, वहाँ से थोड़ा सा मार्केट के ऊपर प्रेशर आया। लेकिन लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आया है। वीरूषा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, और गुड आखिरी का 1.5 घंटा यहाँ से रिकवरी और बढ़ती है कि नहीं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बिल्कुल सही बात की आपने, कल का सेशन का ठीक उल्टा आज देखने को मिल रहा है। और काफ़ी वॉलेटाइल बैंक निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट से साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही फार्मा स्पेस, याद होगा आपको, कल काफ़ी प्रेशर में थे, आज वहाँ पे खरीदारी। और मेटल स्पेस तो आज लीडर बना हुआ है। लेकिन सवाल अहम ये कि आज अभी का जो मूव देखने को मिला हमें मार्केट में, कितनी टिकाऊ लग रही है आपको, यहाँ से कितनी बढ़ोतरी संभव नजर आ रही है? साथ ही अब आगे क्या मार्केट में अभी भी कॉशियस रहे हैं फिलहाल, और कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको जिस पे नजरें रहेंगी? देखिए, शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना अभी इस समय आपको यहाँ से लेके कल तक थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच रखिए। थोड़ा जीएसटी से जुड़े शेयरों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी करिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ बड़ी रैली हो चुकी है। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा निम्बल रहने का समय है। थोड़े से अलग स्टॉक्स जिनका आप जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, उन पर फोकस करें। जैसे आज मेटल्स था फॉर एग्जांपल, वहाँ थोड़े से रैली आ गई। अब नई पोजीशन जो है ना, वो जीएसटी के फैसले आ जाने के बाद ही बनाइए अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अब एक दिन का अगर आप गेन मिस भी कर देंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। तो इसके लिए कोई इतना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अब इस समय होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऑटो और एफएमसीजी शेयर्स हैं, इनको लेने का समय 15 दिन पहले था, 10 दिन पहले था, इवन लास्ट वीक था। अब इस लेवल पर अगर आप ले रहे हैं तो एक रिस्क ले रहे हैं आप। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक ने चलना बंद कर दिया, अभी भी चल रहे हैं ये स्टॉक्स, लेकिन अब इन लेवल्स पर अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो थोड़ा आपका नज़रिया लंबा होना पड़ेगा। अगर आपने उससे पहले से लिया हुआ था तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी एक रेंज में है, 24,400 से 24,800 की एक ब्रॉड रेंज है एक। और जिस तरफ भी ये रेंज टूटेगी बड़ी ट्रेड मिलेगी। या तो 24,800 टूट जाए, आप उसके ऊपर बंद हो जाए, तो मुझे लग रहा है 25,500 तक का मूव शुरू होगा, या आप 24,400 तोड़ दें और फिर 24,000 तक का मूव शुरू होगा। तो दो में से एक चीज़ होगी, एक तो होनी है दोनों में से। बियॉन्ड अ पॉइंट रेंज में तो रहेगा नहीं मार्केट लंबे समय तक। निफ्टी पर जहाँ तक बात है, अभी एक छोटी रेंज में लेकर चल रहा हूँ 24,500 से 24,700। अब हम उसके अपर एंड में आ रहे हैं, और जो बड़ी रेंज है वो 24,400 से 24,800 की है। जैसे हम बार बार कह रहे हैं, इस रेंज को आपको स्मार्टली ट्रेड करना है। आई थिंक बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, हालांकि आज बैंक निफ्टी ज़्यादा तंग आईटी ने किया है। बैंक निफ्टी आज चला है फिर भी, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। 53,500 इसका बचाना बैंक निफ्टी पर सबसे क्रूशल होगा, क्योंकि 53,500 के नीचे 53,000 पर ही नेक्स्ट सपोर्ट आएगा। लेकिन आज का ये जो स्टैंड आउट इंडेक्स रहे हैं, एक तरफ आईटी ऑन द वे डाउन और एक तरफ मेटल्स ऑन द वे अप। कुछ देर में डिटेल में हम उस पर बात करेंगे, लेकिन आईटी और मेटल्स, और आईटी ऑब्वियसली उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा प्रेशर आया, उसकी वजह से समझना होगा कि क्यों आज आईटी इतना गिरा। चलिए वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या क्या मूव्स रहे। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, न्यू एज स्टॉक्स में और एक मेटल्स, ये 2-3 बास्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि मुझे अब कमेंट करने से पहले इंट्राडे स्विंग्स और रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला स्टॉक लेके आऊँगा मैं आपके स्क्रीन पे, दैट्स एनएमडीसी मेटल्स, 2% ऊपर सारे मेटल्स। और अगर मैं मेटल इंडेक्स इटसेल्फ इसको कंपेयर करूं तो बेटर रिवॉर्ड देने वाला स्टॉक एनएमडीसी 7470 पर
दरअसल यही इसका 20 दिसंबर 2024 का एक ब्रेकडाउन पॉइंट था। जो 74-70 रुपए का प्राइस है, ये इसने 20 दिसंबर को तोड़ा था, तो उस दिन 200 में प्लेस था, तो हिस्टोरिकली एक प्राइस आपने रीगेन कर लिया। बहुत अच्छा एक रेंज ब्रेकआउट भी इसमें बनता हुआ। एनएमडीसी वेल सपोर्टेड बाय डेरिवेटिव स्टैट्स। प्लीज़ एक बार स्क्रीन पे नीचे ओआई की शीट्स ज़रूर रखिएगा इसकी। तो पहला स्टॉक है मेटल से एनएमडीसी और इस पूरी बास्केट से। दूसरा है नायका एफएसएन ई कॉमर्स। जरा एक बार डायरेक्टर साहब इसका ओपन इंटरेस्ट रखिएगा प्लीज़, जरा गौर फरमाइएगा। एनएमडीसी में ये शॉर्ट कवरिंग करीब करीब 3.25 लाख शेयर घटे। ये इस वक्त मेरे ख्याल से 1 नवंबर 2022 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे है। मल्टी मंथ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। और जरा आप इसका ओपन इंटरेस्ट देखिए, 22 लाख शेयर जुड़े हैं और मेरे ख्याल से ये इस सीरीज़ का हार्डली चौथा सेशन है रोज। तो बहुत ही बड़ा बिल्डअप नायका में देखा गया। एंड सेम इज़ द केस विद डिलीवरी। आपकी स्क्रीन पे आएगा, डिलीवरी को देखिएगा, इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ 478, मतलब ट्रैजेक्टरी वही है। और यहाँ पे 4.5% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। और ये भी ठीक नायका की तरीके से एक मल्टी मंथ और मल्टी ईयर ब्रेकआउट। अक्टूबर 2022 के बाद अब तक की सारी ट्रैजेक्टरी इसने पार कर ली। तो ये 3 स्टॉक्स, एक दो तो मल्टी मंथ मल्टी ईयर और एक एनएमडीसी एक चैनल ब्रेकआउट है। अनुज, बात करते हैं, अक्सर हम जब सुबह सुबह तो हम मैक्रो फैक्टर्स और मैक्रो ट्रिगर्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आज मेटल्स के लिए जो केस बना जिसकी हम सुबह बात भी कर रहे थे, वो कितना वाजिब लगता है? क्योंकि एक ताज़ा तरीन ब्रेकआउट है। क्या मेटल्स को कुछ दिनों के लिए प्ले करना चाहिए लॉन्ग साइड पे क्या? बिल्कुल, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वीरू कि आप यही सवाल पूछेंगे मुझसे, क्योंकि देखिए आज सुबह हमने बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट में भी मेटल्स की चर्चा की थी। हालांकि ये कह सकते हैं कि हिंडाल्को और मॉयल की बात की थी। हिंडाल्को अच्छा चला, मॉयल में प्रॉफिट बुकिंग आ गई इंट्राडे में, लेकिन ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन बाकी के स्टॉक्स टाटा स्टील, जेएसपीएल वगैरह ये भी काफ़ी चले। जो सुबह खबर आई थी ना, वो खबर की इंपॉर्टेंस आई थिंक मार्केट ने शायद पहले इमीडिएटली नहीं पकड़ी। 15-20 मिनट लगे मार्केट को। और सीएलएसए की रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैं मतलब उसका पूरा क्रेडिट नहीं ले सकता क्योंकि वो सीएलएसए की रिपोर्ट में पढ़ रहा था। लेकिन उस रिपोर्ट को पढ़कर एक चीज़ आज क्लियर हो गई थी कि आज ये इंडेक्स ऑफ द डे होगा, क्योंकि जो बात हो रही थी कि चाइना अगर अपना प्रोडक्शन कट करने वाला है तो ये मैसिव पॉजिटिव है इंडियन मेटल्स के लिए, क्योंकि देश दुनिया में 2 सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं मेटल्स के, मतलब भारत और चीन सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से हैं। तो अगर चीन ने कहा कि वो अपना प्रोडक्शन कम करने वाले हैं, तो ये एक हमारे लिए अपने आप एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। हमारी एक दिक्कत क्या होती थी कि डंपिंग, चीन की तरफ से डंपिंग हो जाती थी या बाकी सब हो जाता था, तो वो भी एक अपने आप में एक फैक्टर हमारे यहाँ से हटेगा। तो इसलिए ये एक बात बताऊँ मैं आपको, ये एक दिन की रैली नहीं है। अब मुझे लग रहा है मेटल्स में ना अगले हफ्ते 10 दिन मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे मौके मिलेंगे। अब अगले हफ्ते 10 दिन मुझे लग रहा है कि इंडिविजुअल मेटल्स में आपको मौके तलाशने होंगे, यहाँ आपको बड़ी ट्रेड्स मिलेंगी। और इसमें थोड़ा सा पोजिशनल सोचें, ये नहीं कि बस आज सुबह लिया प्रॉफिट बन गया लेकर निकल गए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसको एडजस्ट करते रहें। अब ये मेटल्स में तरीका यही होता है, एक बार आपको अच्छी एंट्री मिल जाए उसके बाद बस बने रहें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एडजस्ट करें। और अगर मार्केट ने भी ठीक ठाक साथ दिया तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको एक 10-15% की स्विंग भी अगर मिल जाए मेटल्स इंडेक्स में तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगले 1 से 1.5 महीने में। चलिए श्रेया के पास चलते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया जी, अब वीरू जी ने सवाल लिया मेटल्स के ऊपर, जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी आज के सेशन में हमें देखने को मिली, और जिस स्पेस में सबसे ज़्यादा गिरावट आज के सेशन में देखने को मिली है वो है आईटी, जो कि आप जिक्र भी कर रहे थे। अब आईटी पे सवाल ये कि इस पर भरोसा करना मतलब बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है। जिस दिन किसी दिन चलता है, किसी दिन नहीं चलता, सीसॉ पैटर्न लगातार। कब समतल भूमि दिखेगा निफ्टी आईटी के लिए? यहाँ पे क्या अप्रोच होगी? देखिए, निफ्टी आईटी में मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे एक सेंस बन रही है कि मार्केट को अब एक थोड़ा सा डर बैठा हुआ है मार्केट में इस समय कि अब जिस तरीके से इंडो यूएस रिलेशनशिप रहे हैं, कहीं कल को उठ के कुछ सर्विसेज पे ना बोला जाए। आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि एक मार्केट की डर है, हालांकि वो अनफाउंडेड है। लेकिन प्लस कल अगर आप देखें ओवरनाइट नैस्डैक काफ़ी गिरा था, तो उसका थोड़ा सा एक इम्पैक्ट शायद यहाँ पर आ गया, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है इस वजह से। लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़्यादा डर मार्केट को इस चीज़ का लग रहा है कि जो प्योरली यूएस बेस्ड कंपनियाँ हैं ना, मार्केट उनको कुछ समय के लिए शायद थोड़ा अवॉइड करना चाहता है। इस वजह से शायद इस तरीके का आपने आईटी में अंडर परफॉर्मेंस देखा है।
तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा कि इस समय आप आईटी को छोड़ दें, बाकी के बहुत अच्छे इंडेक्स हैं उन पर फोकस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं श्रेया। बिल्कुल आईटी अवॉइड लिस्ट में अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं और जिस तरीके से मार्केट ने रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, तो शुरुआत करेंगे तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। कहां पर एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला, कहां पे खरीदारी होती हुई नजर आ रही है? ऑब्वियसली मेटल स्पेस से ज़्यादातर आपको स्टॉक्स नजर आएंगे। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को शानदार रैली 5.5% टाटा स्टील में, और जेएसडब्ल्यू हिंडाल्को लगभग 3% के आसपास चढ़कर कर रहा है कारोबार। और चाइना जिस तरीके से स्टील कैपेसिटी और प्रोडक्शन को कर्ब करने की खबर आ रही है चाइना से, उसने कहीं ना कहीं पूरे मेटल स्पेस को बूस्ट किया है। कोल इंडिया भी इस कड़ी में शामिल, 3% के करीब करीब यहाँ पे उछाल। इसके अलावा देखेंगे आप पिरामल फार्मा आज के सत्र में दौड़ गया 7.5% के करीब करीब, इसमें आज तेजी। अगेन सेल, जेएसपीएल जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी। और यस बैंक अप्रूवल के बाद, इस खबर के बाद यहाँ पे आज सेंटिमेंट सुधर रहा है, 4% से ज़्यादा की खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन किस पर डेंट पड़ा? आईटी स्पेस, इन्फोसिस बैकफुट पर 1.5% की गिरावट। ट्रेंड आज यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है लगभग आधा फीसदी। एचडीएफसी लाइफ भी बैकफुट पर है, लगभग 1% की करीब करीब गिरावट। एक्सिस बैंक भी गिरकर कर रहा है कारोबार आज के सत्र में। इसके अलावा कहां पर आज थोड़ी कमजोरी रही? फिनिक्स मिल्स रियल्टी स्पेस में कल थोड़ी बहुत खरीदारी थी, आज थोड़ा बैकफुट पर अगेन, तो ये टूट गया 4.25%। इंडस स्टार की खबर जो आई, इसके बाद यहाँ पर अफ्रीका में एंट्री हो गई इसकी। इसके अलावा यहाँ पर ब्रोकरेजेस ने भी टारगेट प्राइस कट किए थे, इसलिए थोड़ा सेंटिमेंट खराब हुआ। और आगे शो में समझेंगे इंडस स्टार क्यों गिरा है। तो 1.5% के करीब करीब यहाँ पर गिरावट। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट टूट के 1.5% और एलटीआई माइंट्री में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है 1.5% के करीब। चलिए अब आगे बढ़ते शो में और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाहजी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे और आशीष कयाल जी से। 2:15 पर यतिन मोता बताएंगे आपको मेटल शेयर क्यों चमक रहे हैं। 2:20 पर कंचन नौटियाल बताएंगे रुपए में गिरावट से ऑयल कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। 2:25 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना क्यों पड़ेगा अब महंगा। फिर 2:35 पर आशीष चतुर्वेदी ही आपको बताएंगे कि इंडस स्टार आखिर क्यों टूट रहा है। 2:45 पर मारुति के नए लॉन्च पर डिटेल लेकर आएंगे दीपाली राणा। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में मेरे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जी। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर अनुजी से कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर जेन स्ट्रीट फिर क्यों चर्चा में, इस पर बातचीत करेंगे। 3:20 पर फिर लेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके चलिए देखिए कल का एग्जैक्ट रिवर्स प्ले आउट हो रहा है। निफ्टी देखिए एक बार जरा इंट्राडे में, और अब हम हर टिक के साथ फ्रेश इंट्राडे हाई हिट कर रहे हैं। जी हाँ, 24,668 पर अब हम कंफर्टेबली डे हाई पर हैं, और अब हम उस रेंज के जो पूरे दिन की थी उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब देखते हैं ये मार्केट यहाँ से और गेंस एक्यूमुलेट कर पाता है या नहीं। चलिए हमारा पैनल तैयार है, ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, क्या रहेगी इस समय की ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है लुपिन। लुपिन पसंद है मुझे, बहुत अच्छा बेस बना हुआ, बेस के बाद एक सेटअप सही बन गया और एक ब्रेकआउट चाहिए था वो भी मिल गया। ट्रेड करा है लुपिन 1947 में, सिर्फ 20 रुपए का स्टॉप लगाना है। 1925 के करीब 1945 पे ट्रेड करा है। नियर टर्म टारगेट 1980 पॉसिबल है, 2000 आते दिनों में देख सकते हैं। तो 1980 2000 का ये जोन है मेरे ख्याल से, वहां तक जाना चाहिए लुपिन। ओके, पहला स्टॉक फार्मा स्पेस से लुपिन। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? देखिए मेरा जो ट्रेड होगा वो है नवीन फ्लोरिन में। यहाँ पर काफी अच्छा रिवर्सल पैटर्न देखा जा रहा है। स्टॉक करीबन 4,600 का लो बनाया था 2 दिन पहले, वहां से अच्छा रिवर्सल हुआ और अभी अपने 10 डीएमए को भी ब्रेकआउट करने की कगार पर है। वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, तो नवीन फ्लोरिन पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 4680 का, और टारगेट देख सकते हैं 5120 लेवल्स का। ओके नवीन फ्लोरिन, ये आशीष कयाल जी के पिक आज के सेशन के लिए। राजेश सातपुते जी, गुड आफ्टरनून, क्या पिक किया है आपने आज के सेशन के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए फार्मा पे नजर है, ग्लेनमार्क मेरा टॉपिक रहेगा। ग्लेनमार्क 2000 के ऊपर बाय रहेगा। जिस तरह से ये कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट है, इट्स अ वेज फॉर्मेशन जिसका टारगेट आएगा करीबन 2050 से लेके 2080 का। 2000 के ऊपर बाय रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 1980 का, 1980 का स्टॉप लॉस ग्लेनमार्क। 1980 का स्टॉप लॉस के साथ ग्लेनमार्क बाय हो जाएगी राजेश जी की। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, अब इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया, 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला। तो अपोलो हॉस्पिटल्स पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 7714 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे।
और 7900 के टारगेट सेट करेंगे, ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 7800 का 7800 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स का। ₹134 पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, ₹109 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और ₹185 के टारगेट सेट करेंगे। ओके 7763 पे आपका लॉन्ग कॉल अपोलो हॉस्पिटल्स। विकास, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखो मेरा अब पीएसयू बैंक में बाय कॉल रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। और यहाँ से मुझे लगता है जो रिट्रेसमेंट देखने मिला था लास्ट कुछ दिनों में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो 802 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बाय करना है। 832 के आसपास के मुझे लगता है 1 से 2 दिन में एक अच्छा पॉजिटिव साइड का मोमेंटम देखने मिलेगा। और हमने देखा है कि फर्स्ट हाफ में जो मोमेंटम पीएसयू बैंक में देखने मिला था उसके बाद पूरे दिन में यहाँ पे एक साइडवेज देखने मिला था। आज वापस डेज हाई के ऊपर ये काउंटर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। +50 डीएमए को भी ये रिस्पेक्टफुली क्रॉस करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 832 का टारगेट लेके चल सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 832 तक के टारगेट के लिए एसबीआई विकास जी के पिक आती हुई। चलिए टेक्निकल कॉल्स ले लिए हमने, एक करके आपके स्क्रीन पर रख देती हूँ। गाबा जी ने पिक किया ल्यूपिन और मैक्सिमम स्टॉक्स अगर आप देखें तो पैनल में फार्मा स्पेस और हेल्थ केयर स्पेस से ही आए हैं। तो ल्यूपिन में खरीदारी की राय गाबा से की तरफ से 2000 तक की टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। 1925 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। आशीष ख्याल जी को नवीन फ्लोरिन पसंद आया है, 5120 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। 4680 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। राजेश सातपति जी ने कहा ग्लेनमार्क उनके रडार पर है, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। और 2080 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1980 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी ने अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी की राय रखी है, 7900 तक की टारगेट वो देख रहे हैं। 7714 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और अभी अभी विकास जी ने एसबीआई चुना है, उनको अच्छा लग रहा है ये स्टॉक, यहाँ पे खरीदारी की राय। 832 तक के टारगेट और 802 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आई होप आपने सारे टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लिए हैं। अब चलते हैं गौरांग जी के पास। गौरांग जी प्रणाम। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, कहाँ पे हाथ लग सकता है, ये बताएं। तो धन्यवाद श्रेया जी, आपको और सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो अच्छी खासी रिकवरी हम देख रहे हैं। जिस प्रकार से ऊपर नीचे का दायरा हमने देखा था कल और आज पे, विकल्प के रूप में बुनियादी तर्क के आधार पर स्टॉक बताने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं श्रेया जी के जो भी निवेश लायक रणनीति आज हम इस कार्यक्रम में रखेंगे ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। एक मझौली ऑटो एंसिलरी कंपनी है, दक्षिण भारत स्थापित ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। 3-4 अलग अलग कारोबार है जहां से योगदान बैलेंस शीट पर आता है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है और जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है करीबन 3000 के आसपास, वहां से नीचे के तरफ के दायरे कम लग रहे हैं। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो शुरुआत कीजिए इस स्तर से और गिरावट पर जोड़ते जाए। इन्वेस्टमेंट्स इस पर करनी है आपको बाइंग। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी कई बिजनेसेस में है, ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंट जो मोतीलाल ओसवाल की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी एक ट्रैक इन्हीं का था जिस पर काफ़ी लोगों ने वेलायन जी को सुनने के लिए भीड़ लगाई थी वहाँ पर। तो ये बात होगी ट्यूब इन्वेस्टमेंट की। चलिए बात करते हैं आज के सेक्टर ऑफ द डे की। विदाउट अ डाउट मेटल्स इंडेक्स 3% ऊपर है। सुबह सीएलएसए की रिपोर्ट भी आई थी, क्यों दौड़ रहा है लेकिन सेक्टर, ये यत्न से समझ लेते हैं। यत्न, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज कहीं ना कहीं जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में गिरावट है और यूएस में रेट कट का आगाज़ होने वाला है, उसके पहले पहले मेटल शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। खास करके स्टील स्टॉक्स में आज आप देखेंगे तो टाटा स्टील 5.5% ऊपर और उसी तर्ज पे बहुत सारे स्टॉक्स जैसे कि जेएसपीएल, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील वगैरह में 2 से 5% के बीच की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली अगर हम स्टील की बात करें तो सीएलएसए को लगता है कि जिस हिसाब से चाइना में कैपेसिटी कम करने का निर्णय वहाँ की सरकार ने लिया है, उसको जिस हिसाब से कैपिंग लगाने की कोशिश की है, उससे ग्लोबल सप्लाई जो है स्टील का कंट्रोल में रहेगा और इसके कारण ग्लोबली स्टील के दामों में स्थिरता आती हुई नज़र पड़ेगी। इनफैक्ट स्टील का उत्पादन लगभग 50 मिलियन टन घटने का अनुमान है चाइना में सीएलएसए के अनुमान के हिसाब से, और करीब करीब कैलेंडर ईयर 25 में 8.5% तक स्टील का उत्पादन आपको चाइना में कम होता हुआ नज़र पड़ेगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो अगर ये प्रोडक्शन कट वाकई में हो जाता है तो ग्लोबली 4 से 8% के बीच आपको स्टील के दाम में
इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ेगा और मुनाफे में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ नजर पड़ेगा। इसी तर्ज पे कोटक की भी एक सिक्योरिटीज़ की भी एक रिपोर्ट है, जहां उन्होंने कहा है कि जो HRC के दाम है यहाँ महीने दर महीने लगभग 2% का मोमेंटम देखने को मिला है। और अगर हम इम्पोर्टेड स्टील की बात करें तो अभी भी इम्पोर्टेड स्टील जो है 7 से 8% महंगा है घरेलू स्टील के मुकाबले। तो एक हेडरूम है प्राइस इंक्रीज का, और ऑलरेडी हमने देखा है कि सितंबर में बातें हो रही हैं कि HRC की कीमतें बहुत ही जल्द बढ़ सकती हैं, जो हॉट रोल्ड कॉइल जिसको बोलते हैं, और दूसरे विविध प्रकार के जो बार्स हैं, स्टील के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ भी आपको एक मोमेंटम आता हुआ नजर पड़ेगा। तो ये बात स्टील की हुई, लेकिन कमोडिटीज़ की बात करें तो पिछले एक महीने में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दूसरे बेस मेटल में भी आया है, जैसे कि कॉपर एल्यूमिनियम 2-2.25% की तेज़ी है, जिंक में पिछले 30 दिनों में 4% का मूव है, और आयरन ओर भी अभी स्टेबल होकर लगभग 2% ऊपर ही दिखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो कॉपर एल्यूमिनियम के स्टॉक्स हों, सब जगह आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जी यतिन, शुक्रिया इस पूरे सेक्टर की इस तेज़ी को हाँपने के लिए और बताने के लिए। और जैसे कि आप एडिटर स्टिक्स में कुछ देर पहले सुन भी रहे थे उसको, उन्होंने कहा कि जो ये तेज़ी है शायद 10-15 दिन माइट भी परसिस्ट करे। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, ये तेज़ी जो है वो सीरीज़ के कमेंसमेंट के साथ आ रही है, नई सीरीज़ आपकी आगाज़ हुआ है। मानस, एक चीज़ आपने देखी होगी और नोट भी किया होगा, ये निफ्टी मेटल इंडेक्स में हालांकि अमूमन होता है कि ये 2-3 कैंडल्स ऐसे आती हैं, मेटल्स अपनी तेज़ी को 2-3 दिन कंटिन्यू करता है, पर धीरे धीरे ये एक बहुत ही शानदार स्लोपिंग डाउनवर्ड जोन प्लस एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर उसमें कन्वर्ट हो रहा है। 9650 या फिर 9700 के ऊपर अगर ये निकलता है निफ्टी मेटल्स, कहाँ तक का स्कोप है इसमें, और उस चीज़ को प्ले करने के लिए आप 2 स्टॉक्स मेटल्स में जिनके ज़रिए राइड करना प्रेफर करेंगे ये पूरी की पूरी तेज़ी। तो देखिए, अगर इंडेक्स पे आप ध्यान दें तो इंडेक्स काफी समय से कंसोलिडेट हो रहा है और यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन रहा था, जिसका ब्रेकआउट जिस ट्रायंगुलर फॉर्मेशन के अपर बैंड का ब्रेकआउट हमने आज देखा है। अब अगर हमें इस फॉर्मेशन के टारगेट सेट करने हो तो करीब करीब 10,100 10,200 के आसपास आते हैं। मेरा समझना यह है कि यहाँ से भी 500-600 पॉइंट की तेजी आपको मेटल क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी करिए, और जब तक 9400 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक यहाँ पर पॉजिटिव मूव्स देखने को मिलते रहेंगे। 2 स्टॉक अगर चूज करने हो इस क्षेत्र से तो सबसे पहले तो टाटा स्टील में खरीदारी करने की राय रहेगी। देखिए, टाटा स्टील में मूव आज बड़ा देखने को मिला है, लेकिन ये स्टॉक अब तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। 168 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर आपको करीब 12-15 रुपए का मूव आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक पोजिशन ट्रेड टाटा स्टील में करंट लेवल्स पे भी लिया जा सकता है। 160 रुपए के स्टॉप लॉस से 182 रुपए 182 के टारगेट के लिए। और जो दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट दिख रहा है वो जिंदल स्टील का दिख रहा है। 1-2 दिन में ही इसने पिछले क्रैक को पूरा रिकवर कर लिया है। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे ऑलरेडी देखने को मिला है। तो जिंदल स्टील में भी 989 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। नेक्स्ट टारगेट 1100 रुपए के आसपास का हो सकता है। ओके, टाटा स्टील और जिंदल स्टील, ये 2 पिक्स टेक्निकली अच्छे लग रहे हैं मानस जी को। एक बार फंडामेंटली राय भी चाहूँगी। गौरांग जी, आप देखिए मेटल स्पेस से आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं और इन लेवल्स पर खरीदारी की सलाह दे सकते हैं आप? श्रेया जी, सलाह तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरी नम्र विनती होगी कि जो भी विश्लेषण अभी अनुज भाई ने भी किया है, देखिए ये क्षेत्र ऐसा है जहां पर लोग थोड़ा बहुत संकोच करते हैं निवेश करने के लिए, और संकोच इसलिए होता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो खबरें आती है उस पर ज्यादातर निर्भर हो जाता है। लटकती तलवार है अमेरिका में टैरिफ के रूप में, चाइना की तरफ से जहां पर सब कंपनियां हैं चीन में, वहां पर उत्पादन बढ़ रहा है तो डंपिंग की थोड़ी बहुत ये आसार नजर आते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं श्रेया जी कि अगर आपका नजरिया 2-2.5 साल का है तो काफी कुछ परिवर्तन होने की संभावना है, और उसी तर्क के आधार पर दोनों जगहों पर, चाहे वो फेरस हो या नॉन फेरस हो, तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी, इन सब कंपनियों पर खरीदारी की राय है। और एक अच्छी बात जो पिछले कुछ समय में दिखाई दी है नतीजों में, वो है लागत खर्च कम हुआ है और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज लाने के द्वारा मार्जिन, मुनाफे के जो शुद्ध मुनाफे के मार्जिन है उसमें सुधार हो रहा है। और उसके साथ साथ हमारा आकलन ये कहता है कि फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के जो दाम है वो शायद थोड़े बहुत ऊपर जाने की संभावना लग रही है।
ओके, तो फिलहाल ये राय मेटल स्पेस पर गौरांग जी की आती हुई। अब एक और स्पेस की बात करते हैं, क्विक कॉमर्स स्पेस की बात करते हैं, और लगातार ये स्पेस चर्चा में रहता है। अब आप देखें तो खबर ये आ रही है कि स्विगी के बाद इटर्नल ने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी। आपको याद होगा पिछले 15 अगस्त के आसपास एक खबर हमने ब्रेक की थी कि स्विगी ने उस दौरान 14 रुपीज़ का प्लेटफॉर्म फ़ी रखा था, और जब मैंने कंपनी से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था एक्सपेरिमेंटल फेज़ है। लेकिन जब हम सुबह टेस्ट कर रहे थे तो देखा हमने कि 15 रुपये प्लेटफॉर्म फ़ी लग रही है अभी भी। अब सुबह सुबह इटर्नल की भी खबर आई और उसने भी प्लेटफॉर्म फ़ीस बढ़ा दी है, और जिसका हमारे ऑर्डर पर बड़ा असर पड़ेगा। आप पूरी खबर समझते हैं एक बार फिर से आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून। लगातार अगर आप देखें तो फूड डिलीवरी ऐप्स यूज़ करना महंगा पड़ता जा रहा है। देखिए, ये तो प्लेटफॉर्म फीस है, लेकिन इसके अलावा चाहे रेन फीस हो, सर्च फीस हो, या फिर हैवी ट्रैफिक फीस हो, बहुत सारी कई के फीस ये चार्जेस लगा के चलते हैं। हमें तो थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, लेकिन इसके फ्लिप साइड अगर आप देखें तो कंपनी उसको लगातार फ़ायदा हो रहा है। स्विगी का जिक्र आपने ऑलरेडी कर दिया। जोमेटो ने अगर आप देखें तो 10 से लेके 12 कर दिया, यानी 20% की बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ओवर द पीरियड काफ़ी स्लोली स्टडीली इन्होंने जो है कीमतें यहाँ पर बढ़ाई हैं प्लेटफॉर्म फीस की, और पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो 6 गुने की बढ़त आपको देखने को मिली है। और फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ 40% जो देश है इसमें ये रोल आउट कर रहे हैं बढ़ी हुई ये 20% की जो फीस है। लेकिन धीरे धीरे फेज्ड वाइज मैनर में अगर आप देखें तो जो दूसरे शहर हैं यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब ट्रेंड आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगस्त 2023 से शुरुआत की गई थी 2 रुपये की प्लेटफॉर्म फीस के साथ, लेकिन लगातार अगर आप देखें तो यहाँ पर बढ़ गया। ट्रेंड आपकी स्क्रीन पर फिलहाल आएगा, आप देख सकते हैं। अब जान में देखें तो 4 हो गई, अप्रैल 2024 में 5, फिर जून में 6, अक्टूबर में 10, और सिमिलरली अगर आप देखें तो अभी का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है 12, यानी पिछले 2 साल में 6 गुने की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। स्विगी के बारे में आपने ऑलरेडी बता दिया कि 14-15 रुपये इन्होंने प्लेटफॉर्म फीस कर दिए। काफ़ी सारे शहरों में लाइव हो चुका है, पहले एक्सपेरिमेंटल फेज था लेकिन अब लाइव हो चुका है। लेकिन इसका फ़ायदा अगर आप देखें तो इन कंपनीज़ को देखने को मिलेगा, और ख़ासतौर पर अगर आप देखें तो जोमेटो, क्योंकि अगर 1 रुपये से प्लेटफॉर्म फीस बढ़ती है तो इनके एडजस्टेड एबिटा में 110 करोड़ का फ़ायदा देखने को मिलता है। इनके जो टेक रेट्स हैं, ये 1 रुपये अगर प्लेटफॉर्म फीस बढ़ती है तो तकरीबन 22 बेसिस पॉइंट का फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। और Q1 में अगर आप देखें तो जो ऑर्डर की वैल्यू थी इसमें प्लेटफॉर्म फीस का तकरीबन 2.5% के आसपास का योगदान था। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इनकी जो बैलेंस शीट है, इनके जो P&L है, ये काफ़ी लगातार इंप्रूव होते जा रहे हैं, लेकिन जो ग्राहक हैं इनकी जेब पर असर पड़ रहा है। जी हाँ, ग्राहक, आप, मैं, सब इनके ग्राहक, और हमारी जेब पर असर पड़ेगा। खैर, गौरांग जी से बात करते हैं। गौरांग जी, इटर्नल, बट आज का विषय ये है कि अगर मुझे फ्रेश कॉल लेनी हो इस स्पेस में तो बेटर क्या है, स्विगी या फिर इटर्नल? क्योंकि अभी आईपीओ प्राइस के पैरेलली अलाइंड है स्विगी इस वक्त, बट अगर आप इसके हिस्टोरिकल हाइज देखें तो करीब 610, मतलब दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 170 पॉइंट्स करीब डिफरेंशियल, और इटर्नल ऑल टाइम हाई पे। गौरांग जी, आपकी जो प्रेफर्ड चॉइस है इस स्पेस में क्या है, अगर एक फ्रेश कॉल लेनी हो, अगर आपका पैसा इस स्पेस में डिप्लॉयड नहीं है तो? देखिए, पैसा तो डिप्लॉयड है ही, क्योंकि ऐप का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं वीरेंद्र भाई, आप, हम और सब जन। और हमारी आदतें खराब कर चुकी है। आप घर बैठे आपके पसंदीदा होटल से जो मनचाहा व्यंजन चाहिए आपको, आप मंगा सकते हैं। 0 से शुरुआत हुई थी और 12 पे आके अटके हैं। स्विगी, जोमेटो ऐप, क्षमा चाहता हूँ, और स्विगी पर करीबन 14 रुपए के आसपास था, जो मैंने देखा था कुछ समय पहले। दोनों में से पसंद क्या है, तो पहले डिस्क्लोजर दे देते हैं कि स्विगी और जो पहले जोमेटो हुआ करता था, इटर्नल जो पहले जोमेटो, दोनों पर आईपीओ के समय आईपीओ नोट निकाली थी। आईपीओ नोट निकालने के पश्चात स्टैंड अलोन अगर आप फिलहाल बात करें तो हमें इटर्नल यानी कि जोमेटो, इस पर फिलहाल हमारी खरीदारी की राय है। और फूड डिलीवरी से ज्यादा मैं अब भी कहूंगा, मैंने पहले भी ये बात कही वीरेंद्र भाई, ब्लिंकिट का योगदान आप देखने लायक होगा आने वाले भविष्य में। जिस प्रकार से ये जो डार्क स्टोर्स खोल रहे हैं, नए शहरों में जा रहे हैं, अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, कस्टमर या फिर कंज्यूमर का बेस बढ़ा रहे हैं, और उसके साथ साथ इनकी पहुंच बहुत बेहतर हो रही है। तो दोनों में से अगर एक पसंद करना है, क्योंकि कवरेज इटर्नल पे है, तो उसका ही नाम लूंगा। ओके, चलिए, तो ये इस समय थोड़ा सा व्यू इटर्नल पर। मार्केट अभी भी डे हाई के काफ़ी करीब 24,670 पर। एक तो स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर काफ़ी शानदार मूव्स आ रहे हैं पिछले कुछ मिनटों में। एक बार आप लेकर आइए इंडसइंड बैंक और येस बैंक, दोनों स्टॉक्स इनफैक्ट डे हाई पर। गाबा सर, ये इंडसइंड बैंक में वापस थोड़ा सा एक
मोमेंटम लौट रहा है। यस बैंक भी काफ़ी शानदार मूव दिखा रहा है। कोई व्यू इन स्टॉक्स पर? बिल्कुल ही मैंने बीटीएसटी के तौर पर निकाल के रखा था, अब दूसरा निकालूंगा। बीटीएसटी के तौर पर मुझे अब भी अच्छा लगता है। इंडसइंड बैंक 763-64 के आसपास चल रहा है। जो बेस बना है 4 दिन से, ये बढ़िया है। और जो गिरावट हो रही है 6-7 हफ्ते से, लगता है ये नीचे तो आया लेकिन ऊपर जाने के लिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए। टाइट स्टॉप 757 का, ज्यादा नहीं। अब 763-64 के आसपास चल रहा है, मतलब 4-5 रुपए का स्टॉप है। 780 पॉसिबल है। यस, इंडसइंड बैंक। ओके, इंडसइंड बैंक पर फिलहाल ये व्यू। एक बार बैंकिंग स्टॉक्स देखें जिस तरीके से, हालांकि आज थोड़ा बहुत ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले कुछ सत्रों से सरदर्द बना हुआ था, लेकिन आज भी वॉलेटाइल। पीएसयू बैंक पिछले कुछ सत्रों से यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और विकास जी ने एसबीआई सुझाया भी सत्र में। और इसके अलावा अगर विकास जी मैं आपसे पूछूं, पीएसयू बैंक में कोई ऐसा स्टॉक जो आपको भी इन स्तरों पे अच्छा लग रहा है, जहाँ पर बेट लग सकती है, तो वो कौन सा स्टॉक होगा? जी हाँ, जिस जिस हिसाब से एसबीआई में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। उसके साथ साथ में मुझे लगता है कैनरा बैंक भी यहाँ पे एक अच्छा पोटेंशियल रख रहा है। 105 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, जो आज इसमें ब्रेक होते हुए देखने मिल रहा है। 107 के आसपास फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। डाउन साइड मुझे लिमिटेड लगती है। ओवरसोल्ड जोन से यहाँ पे एक ऑलरेडी वो एग्जिट कर चुका है, और यहाँ पे जो मोमेंटम इंडिकेटर है ये ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है डेली चार्ट पे। तो मुझे लगता है वापस यहाँ से आपको देखने मिल सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रजिस्टर यहाँ पे देखने मिलेगा 114 के आसपास का है। नीचे में 103 104 इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी यहाँ पे कैनरा बैंक में देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल सेटअप फिलहाल तो पॉजिटिव है। एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर जो है ऊपर का, अगर वो भी ब्रेक होता है 114 का, तो यहाँ पे भी एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। जो एक्सटेंडेड मूव देखने मिलेगा 124 के आसपास देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है कैनरा बैंक में एक अच्छा पोटेंशियल है यहाँ से वापस एक आपको देखने का। कैनरा बैंक में पोटेंशियल दिख रहा है विकास जी को, और 6 महीने में अगर आप देखें तो 32% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर जनरेट होता हुआ नजर आया है। तो अच्छा स्टॉक डेज हाई पर कर रहा है कारोबार, कंसिडर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी जारी है, ये देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को $1 का भाव 88.31 रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। रुपए में कमजोरी का तेल गैस कंपनियों पर कैसा असर होगा, ये बड़ा सवाल है, और इसको समझाने के लिए कंचन नौटियाल जुड़ रही हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी डेफिनेटली रुपए में जैसे से हम देख रहे हैं कि कमजोरी आ रही है, तो किसी के लिए तो ये गेन है, लेकिन किसी किसी कंपनीज के लिए ये पेन भी बनता हुआ सामने नजर आया है। मैं कंपनी वाइज आपको समझा देती हूँ कि कौन सी कंपनी में यहाँ पे किस तरीके का असर हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि आज के सत्र में भी फ्लैट कारोबार यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात कर ली जाए अगर ONGC और ऑयल इंडिया की, देखिए अगर ₹1 का डेप्रिसिएशन आता है तो उनका सीधा सीधा जो EPS में असर है वो हमें 1 से 2% का देखने को मिलता है, वो भी हायर साइड में, यानी कि नंबर्स यहाँ पे हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करी जाए पेट्रोनेट LNG की, तो ₹1 के डेप्रिसिएशन से अनुमान ये जताया जा रहा है कि इसके EPS में यानी कि अर्निंग पर शेयर में हमें 1 से 3% की जो बढ़त है वो देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो कंपनी के रियलाइजेशंस है वो अपने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में बने हुए हैं। पेटकेम का जो फायदा है वो भी सीधा सीधा यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो काफी ज्यादा हायर साइड में है, लेकिन उसके बावजूद जो रियलाइजेशन है वो अपने स्ट्रॉन्गर साइड में बना हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बाकी के OMCs की, तो देखिए रिफाइनिंग गेन से जो रिटेल मार्जिन है उस पर अभी जो असर है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। इसका EPS में केवल 1% के असर की ही संभावनाएं जताई जा रही है। और अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो ₹1 के डेप्रिसिएशन में यहाँ पे EPS में 11% का नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे एक जो पेन है वो बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। LNG की लागत बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही है। वहीं एक ही ऑप्शन इन कंपनीज के पास होगा कि ये अपने जो दाम है वो बढ़ाएं। चलिए, शुक्रिया कंचन। अब एक काम करते हैं, आज कैबिनेट की मीट हो रही है, बहुत लोग जाना जा रहे होंगे कि क्या न्यूज़ आएगी, और लक्ष्मण जी से पहले कौन बता सकता है आपको, तो चलते हैं लक्ष्मण जी के पास और जानते हैं क्रिटिकल मिनरल की रिसाइकलिंग को लेकर कुछ बड़ी न्यूज़ आ सकती है। लक्ष्मण जी बताइए। जी, दरअसल मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक क्रिटिकल मिनरल की रिसाइकलिंग के लिए सरकार इंसेंटिव स्कीम लाने जा रही है, और इस इंसेंटिव स्कीम को अब से कुछ ही देर बाद जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें मंजूरी मिलने की संभावना है। ये 5 साल के लिए स्कीम होगी। इसके तहत शुरुआत में 1500 करोड़ रुपए का अमाउंट इंसेंटिव स्कीम के तहत आवंटित किया जाएगा, लेकिन 5 साल में जाहिर तौर पर रकम काफ़ी ज़्यादा होगी। ये बता दूं कि इसमें जो आइटम होंगे जैसे कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ
मिनरल्स, इन सारे मिनरल्स के रिसाइकलिंग करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए इंसेंटिव दिया जाएगा उन इंडस्ट्री को जो इस रिसाइकलिंग में होंगी, और इस स्कीम के मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। कई सारी कंपनियां, हमें रिसर्च कर रहा था, जो इसमें अभी से ही इसमें शामिल है, जो इंसेंटिव स्कीम का फायदा उठा सकती हैं, और इसमें प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जाए, ये एक मकसद है। सरकार पहले नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन ला चुकी है और उसके तहत अब ये रिसाइकलिंग की व्यवस्था कर रही है बढ़ावा देने के लिए। ओके, तो ये आज शाम को अनाउंसमेंट होगा इसका? जी, ये आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक है। उस कैबिनेट की बैठक करीब 1 घंटे चलेगी। 6 बजे के बाद इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है या फिर प्रेस रिलीज के जरिए सरकार इसकी जानकारी दे सकती है। ओके, और कौन कौन सी कंपनियां सब इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं लक्ष्मण जी? देखिए, इसमें मैं पढ़ रहा था, उसमें ग्रेविटा इंडिया है, अमर राजा बैटरीज है, एक्साइड इंडस्ट्रीज है, इस तरह की कई सारी कंपनियां हैं जो खास तौर से लिथियम बैटरी में जो शामिल कंपनियां होती है, इस तरह की रिसाइकलिंग ज़्यादा करती है। क्योंकि ये जब ऐसे मिनरल्स निकलते हैं पहले से यूज्ड प्रोडक्ट का, फिर से उसको रिसाइकिल करके फिर उसको इस्तेमाल करती हैं, तो इन कंपनियों के लिए शुरुआती तौर पर फायदा होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से होती है, टेक्नोलॉजी पहले से है और पहले से इस सेगमेंट में है। और मुझे लगता है इस स्कीम के जरिए इस तरह की कंपनियों को ही कैटर करने की सरकार कोशिश करेगी। बिल्कुल, चलिए लक्ष्मण जी शुक्रिया। तो ये इस समय की बड़ी खबर। एक बार एक्साइड और अमर राजा दोनों देखते हैं, दोनों स्टॉक्स में इस समय अच्छा मोमेंटम आ रहा है। गौरांग जी, क्या भी होगा एक्साइड और अमर राजा पर आपका? तो ये खबर को लेकर के जैसे लक्ष्मण जी बता रहे थे, शाम तक अगर स्पष्टीकरण आ जाता है तो पहले तो डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा अनुज भाई के। खरीदारी की राय है दोनों पर, अमर राजा बैटरी, अमर राजा मोबिलिटी, एनर्जी एंड मोबिलिटी पर, और एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। ऑर्डर मार्केट दोनों ही दुरुस्त है, न्यू ऑर्डर मार्केट और रिप्लेसमेंट मार्केट। मेरे ख्याल से अगर ये प्रस्ताव हो जाता है पारित बिना कोई हिडन बिटवीन द लाइंस, तो काफी सकारात्मक नजरिया हमारा राजा और एक्साइड पर हो सकता है। बिल्कुल। मानस, एक बार एक्साइड का चार्ट देखिए। फिलहाल तो एक फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक में, चेस करें कैसे? देखिए, बिल्कुल चेस करना चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट पे तो ये एक फ्रेश ब्रेकआउट आज हमें देखने को मिला है। अगर आप इस ब्रेकआउट के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 460 470 की रेंज में आते हैं। करंट लेवल्स पे भी एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। अगर आप स्टॉप लॉस 409 का लगा सकते हैं, आई थिंक करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 440 और 460 के टारगेट के लिए। 120 पे और एक ग्रेविटा का जिक्र किया था। हालांकि ग्रेविटा बहुत एक बुरे फेज से गुजरा था, तो थोड़ा सा एक पुल बैक इसमें आया था, बट टेक्निकली बहुत साउंड परिस्थिति में जो है, मेरे ख्याल से एक्साइड जिसका जिक्र भी उन्होंने किया। अमर राजा बैटरीज में स्विंग आ रहे हैं। यस खबर के बाद CNBC आवाज़ की, अगर आप ये तीनों स्टॉक्स को देखें तो अच्छा मूव आता हुआ जरा अमर राजा बैटरीज लेके आइए, और एनर्जी मोबिलिटी 1028 पे, और ये भी अपने 100 डेमा को पार करता हुआ और प्रोसीड कर रहा है 200 डेमा की तरफ। ग्रेविटा, अमर राजा बैटरीज, एक्साइड, तीनों स्टॉक्स ऊपर। निफ्टी 674, और अनुज अब हम 10 डेमा पार कर रहे हैं निफ्टी पर 675 पर, यानी अब वही एवरेज अनुज 728 720 जो कल का हाई था, 20 फिर पेंडिंग है ना? बिल्कुल मूव ठीक रहा अनुज, मतलब जैसे कि स्ट्रक्चर्ड था सेशन वैसे ही चला बिल्कुल ही अब तक। बिल्कुल, मूव बहुत शानदार रहा। आई थिंक आज सुबह जो हम बात कर रहे थे वीरू कि नॉर्मली एक ट्यूसडे जितने वॉलेटिलिटी के बाद वेंसडे को आप कई बार प्रीवियस डे के लो को या तो टेस्ट करते हैं या ब्रेक करते हैं, और वहाँ से फिर मार्केट आपको एक रैली देता है, और वो रैली आई थिंक उस जोन से प्ले आउट हुई। आज सुबह हम बात भी कर रहे थे कि अगर आपको 24,500 के आसपास का कोई जोन मिले तो वहाँ पर शॉर्ट नहीं होगा, वहाँ पर उल्टा लॉन्ग होगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में तब होगा। ये रैली मुझे लग रहा है अब वापस एक बार 24,725 24,750 तक एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा ना सोचें। फिर उसके बाद फिर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हायर लेवल पे वो 20 डेमा के आसपास फिर थोड़ा सा एक रिस्क रहेगा। ये जो जोन है ये फंसने का अगले 100-125 पॉइंट है। हाँ, 24,800 के ऊपर अगर आप निकल गए फिर मुझे लग रहा है कि वो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग के चांसेस होंगे फिर। जी हाँ, याद रखिएगा ये बात इसलिए बार बार कही जा रही है, ये फंसने वाला जोन है, फंसने वाला जोन है, फंसने वाला जोन है, क्योंकि ये कॉलराइटर्स भी थे, लेकिन बात कॉलराइटर्स की नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन तो नहीं है, बट हाँ बिटवीन 650 और 800 के बीच में 4 एवरेजेस घूम रहे हैं। बहरहाल मार्केट्स एट डे हाई, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपकी स्क्रीन पे मेटल इंडेक्स को लेके आइए, आपकी स्क्रीन पे वो आएगा और शार्प होता हुआ निफ्टी मेटल इंडेक्स एट डे हाई। और क्या है जो स्क्रीन पे अच्छा कर रहा है, जहाँ पे मूव अच्छे हैं। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में अगर आप देखें, मन्नापुरम, मुथूट काफ़ी सुबह से स्ट्रॉन्ग थे। लुक एट कोल इंडिया।
कोल इंडिया भी आज 391.20 पे। मैं आपको सुबह पल्स में एक चीज़ बता रहा था कि पावर, कोल, ये दो ऐसे स्पेस थे जो कि कल बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग विटनेस करके गए थे। आशीष, कोल इंडिया, आई मीन ये स्टॉक है लोअर ट्रेजेक्टरीज पे, ये ना कोई ऑल टाइम हाई पे है, ना 52 वीक हाई पे है, ना मिडवे पे है। दिस इज़ अ क्लासिकल रिवर्सल केस। कोल इंडिया को कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर वीरू अगर कोल इंडिया को देखे तो इसने जो डाउन ट्रेंड शुरू किया था वो 20 मई से शुरू किया था। वहां से ये ओवरऑल एक फ्लैग पैटर्न बना के नीचे की ओर आ रहा था और अभी भी यहाँ पर इसने एक डबल बॉटम बनाया, वहां से बाउंस बैक हो रहा है। तो गुंजाइश है यहाँ पर एक अच्छा खासा रुझान हमें पॉजिटिव साइड पे मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना होगा इसकी क्लोजिंग हमें चाहिए करीबन 389 के ऊपर। अभी बहुत उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए तो एक ब्रेकआउट जायज होगा। और यहाँ पर वॉल्यूम्स भी जो है वो वॉल्यूम्स पिकअप होने जरूरी है। ब्रेकआउट के साथ अगर वॉल्यूम्स आते हैं तो एक पॉजिटिव रुझान ज्यादा बेटर होता है। तो गुंजाइश है यहाँ पर ऊपर में हम लेवल्स देख सकते हैं 417 का, जहां से डाउनवर्ड शुरू हुआ था वापस वहां तक जा सकता है। और स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा यहाँ पर 378 का। तो रिस्क रिवॉर्ड भी अपीलिंग है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, टॉप कैश कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ कैश कॉल्स के लिए गाबा सर, आशीष कयाल जी और विकास सालुंके जी हैं। गाबा सर, आप शुरुआत करिए। वेल, मुझे लगता है वीनस पाइप्स पर ध्यान देना चाहिए। पॉसिबल है कि यहाँ से एक आपको मिलता है, थोड़ा एग्रेसिव कॉल है, 1283 पर ट्रेड कर रहा है और स्टॉप होगा करीब 1263 पर, 20 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 1325 वीनस पाइप्स। ओके, वीनस पाइप्स 1284 पे। आशीष जी, आपका ट्रेड? जी, यहाँ पर आरसीएफ में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना है पिछले 2 दिनों से। आज के दिन भी एक अच्छी कैंडल बना रहा है और प्रीवियस पीक जो है, प्रीवियस स्विंग हाई है, उसे निकालने के जस्ट ब्रेकआउट लेवल पे है। तो आरसीएफ में लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर क्रिएट की जा सकती है, अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और यहाँ पर जो नीचे में स्टॉप लॉस लगाना होगा आरसीएफ के लिए वो होगा 156 का, और टारगेट जो ऊपर में देख सकते हैं वो करीबन 172 के लेवल्स के देख सकते हैं। 172 के लिए आरसीएफ केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में दमखम नजर आ रहा है आशीष कयाल जी को। पहले नवीन फ्लोरिन, अब आरसीएफ। बताइए विकास जी, आप क्या पिक कर रहे हैं टॉप कैश कॉल के लिए? जो कैश कॉल के लिए मैंने जो सिलेक्ट किया है वो जीएमडीसी लिमिटेड है, जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है कि एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। लेकिन वीकली चार्ट पे जिस हिसाब से इसका पैटर्न बनते जा रहा है, जो स्टार स्ट्रक्चर बनते जा रहा है, मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा मूव अभी भी कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगा। 472 का यहाँ पे एक टारगेट लेके चल सकते हैं। नीचे में 450 इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंट्राडे में आज देखने मिल रहा है। तो 450 के स्टॉप लॉस से जीएमडीसी लिमिटेड को यहाँ पे बाय करना है 472 के टारगेट की। ओके, चलिए ये आज की कैश कॉल्स। अब बात करते हैं इंडस टावर की। हालांकि डेज लो से ठीक ठाक रिकवरी दिखाई है स्टॉक ने, लेकिन अभी भी ये एफ के टॉप लूजर्स में है। मीनवाइल एक बार ज़रा उससे पहले एक बार निफ्टी देख लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रैली आ गई है 24,670 के करीब। चलिए आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज इंडस टावर जो गिरा वो अफ्रीका एंट्री मार्केट को क्यों पसंद नहीं आ रही। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि शुरुआत तो इसकी काफ़ी कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन थोड़ा सा ऑफलोज रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन अगर आप खबर देखें तो ऐसा लग रहा था कि स्लाइटली पॉजिटिव है। सुबह ब्रोकरेज हाउस के नोट्स भी हम देख रहे थे, वो भी थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहे थे, लेकिन जब खुला तब बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही थी। इसके पीछे कारण ये है कि ब्रोकरेज हाउस का कुछ का मानना ये भी कि जो अंतर्राष्ट्रीय डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, इससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इंडस टावर से ज़्यादातर एनालिस्ट की उम्मीद ये है कि अपनी बैलेंस शीट को, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को सुधारें। और दूसरी बात ये है कि डिविडेंड दे। डिविडेंड का ऐलान अगर आप देखें तो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है और जो कि इसके मौजूदा निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रहा है। अब मई 2022 के बाद अगर आप देखें तो कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया और इसी को बहुत बड़ा नेगेटिव माना। और सीएलएसए ने हालांकि कमेंट्री में अच्छा लिखा कि डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, नए एवेन्यूज़ खुलेंगे, सब बढ़िया है, लेकिन टारगेट प्राइस 595 से घटाकर 520 रुपये कर दिया। सिटी की तरफ से अगर आप देखें तो रिपोर्ट में अच्छे टारगेट्स दिए गए, अच्छी बातें कही गई, लेकिन इसके साथ जो बेयर केस का टारगेट है ये करंट मार्केट प्राइस से कम, तकरीबन 300 रुपये के आसपास का टारगेट दिया है। अब दरअसल अगर आप देखें तो जिन जोग्राफीज़ में इन्होंने एक्सपांड किया, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो नाइजीरिया है, युगांडा है, जाम्बिया है, ब्रोकरेज हाउस मान रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा सब्सटैंशियल बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एयरटेल अफ्रीका के पास अगर आप देखें तो करीब 37,580 टावर्स हैं, इसमें से 2,157 के करीब इनके ओन्ड है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटी साइज इनके लिए बहुत छोटी बन रही है और ये जो पैसे का इस्तेमाल है डिविडेंड ना देने के बजाय डाइवर्सिफिकेशन पर कर रहे हैं और इसी के चलते निराशा देखने को मिली। हालांकि स्टॉक अभी ऑफलोज हो गया है।
ओके, शुक्रिया आशीष। डिविडेंड पे आउट को लेकर एक बड़ा सवाल, साथ ही वोडाफोन की स्टेबिलिटी को लेकर ये सारे इन्वेस्टर्स के कंसर्न है, इसलिए ब्रोकरेज की तरफ से टारगेट प्राइस भी कट किए गए थे। तो इसकी वजह से इंडस्टार आज थोड़ा गिर कर रहा था कारोबार, हालांकि निचले स्रोत से रिकवरी। राजेश सातपुते जी, इंडस्टार का चार्ट देखें आप, एक महीने में 7% के करीब करीब गिरावट देखने को मिल रही है। चार्ट्स पे कैसे लग रहा है ये? क्योंकि अगर आप 5 दिन का भी देख लें, वीक वाइज भी देख लें, तो कोई खास परफॉर्मेंस इंडस्टार की तरफ से आती हुई नजर नहीं आ रही। क्या करना चाहिए? श्रेया जी, देखिए दो चीजें हैं। एक तो टेक्निकली लगता है कि 320 के आसपास बॉटम लग गया, लेकिन अगर आप डेरिवेटिव्स का डेटा देखते हो तो आपको दिखता है कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट करीबन 12% अप है एंड प्राइस इज डाउन बाय 2%। तो यहाँ पे जो जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो वीक ही है। तो मुझे लगता है प्रोबेबली उछाल मिलेगा 320 के से लेके 330। आई थिंक दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, जहाँ पे अगर किसी की पोजीशन फंसी है तो उसे लिक्विड करना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग थोड़ा अवॉइड करें। ओके, नेक्स्ट आवाज पे आपका टेक। मीनवाइल मोतीलाल ओस्वाल फाइनेंशियल सर्विसेज से हमारे साथ चंदन जुड़ चुके हैं। चंदन तापड़िया जी इस पैनल में जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। चंदन, मोमेंटम है, इंडेक्स में भी है। इंडेक्स ने आज एक वाकई अच्छी तरीके से बिहेव किया, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी कॉल क्या रहेगी इस वक्त की? बिल्कुल, और आपने सही कहा, बाजार में देखिए डिक्लाइंस पे खरीदारी आ रही है और इंडेक्स ने अच्छे से रिकवरी दिखाई है। मैं फोकस करूंगा वीरू यहाँ पे सिलेक्टिव न्यू एज बिजनेस वाले काउंटर पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है और मोमेंटम है, और रिलेटिव रोटेशन ग्राफ के ये लीडिंग क्वाड्रेंट में दिखा रहे हैं। तो पेटीएम पे हमारा भरोसा रहेगा। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और लगातार यहाँ पे एक सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिलती है। लास्ट वीक हल्का सा कंसोलिडेटिव मूव आया था और वापस मोमेंटम बनाया है, तो पेटीएम पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट रहेगा लगभग 1256 के आसपास। ऊपर में काउंटर अब 1340 तक के न्यूज स्विंग भी दिखा सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ मानस जी, चंदन जी और आशीष जी हैं। मानस जी, आप शुरुआत करिए। तो देखिए पीपीएल फार्मा के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 200 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 7.5 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 4 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 15 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। रैशनल ये है कि काफी समय के बाद हमें पीपीएल फार्मा में रिवर्सल देखने को मिला है और स्टॉक ने अपने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। ओके, पीपीएल फार्मा की 200 की स्ट्राइक 745 पे ट्रेड करती हुई ये पिक करनी है आपको। चंदन, आपका ट्रेड क्या होगा? बिल्कुल वीरू, मैं फोकस करूंगा एक मेटल काउंटर पे, क्योंकि मेटल काउंटर में सेलेक्टिव स्टॉक्स पे काफी एक नीट एंड क्लीन प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। और मेरा फोकस रहेगा हिंडाल्को पे। हिंडाल्को में देखे तो पिछले 2 दिन से अच्छा खासा बाइंग और इनफैक्ट पूरे सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो हिंडाल्को का मैं 740 का कॉल यहाँ पे 750 का कॉल यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ। हल्का सा आउट ऑफ द मनी कॉल है, बट जिस हिसाब से बिल्टअप और ब्रेकआउट हुआ है, लग रहा है कि काउंटर में लगभग 765 770 तक की चाल बनेगी। तो इस 750 के कॉल की बात करें तो अभी लगभग 16 16.5 के आसपास चल रहा है। खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा यहाँ पे 12 रुपए और ऊपर में लगभग 24 रुपए तक के टारगेट हिंडाल्को की 750 की कॉल दिखा सकती है। हिंडाल्को, ये चंदन जी के पिक और शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में पूरे स्पेस में हमें देखने को मिल रही है। आशीष ख्याल जी, आपने क्या चुना धमाकेदार ऑप्शन के लिए? देखिए मेरी पिक में भी हिंडाल्को था, लेकिन अभी ये वो जा चुका है, तो मेरा दूसरा पिक है एनएमडीसी पे। वीरू भी बात कर रहे थे एनएमडीसी की, और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक के अंदर। तो 74 रुपीज की कॉल है, जो करीबन 2 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है इस कॉल के अंदर। और नीचे में जो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा, करीबन लगाना होगा 1.30 का, और ऊपर में टारगेट हम यहाँ पर 3.5 का देख सकते हैं। तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, और 3.5 के टारगेट के लिए एनएमडीसी 74 के कॉल ऑप्शन को लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये इस समय मेटल्स पर कुछ ट्रेड्स आती हुई, मार्केट थोड़ा सा फिर बहुत थोड़ा सा अपने ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ, लेकिन एक बार आप जब बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखिए, आज बहुत समय बाद फिर से थोड़ा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है बैंक निफ्टी में, और लोअर लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट की रिकवरी आपको बैंक निफ्टी में दिखाई देगी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ये भी अच्छे खासे गेन के साथ ट्रेड करता हुआ। और एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक लेकर आइए। 3-4 स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मोमेंटम आ रहे हैं। एसबीआई, कैनरा बैंक, ये दोनों डे हाई पर आए। और अगर आप बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स देख रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक ये भी डे हाई पर आया। एचडीएफसी बैंक पर एक चेक लेते हैं। गावा सर, एचडीएफसी बैंक कैसा लग रहा है? पर थोड़ी देर पहले मैंने इंडसइंड बैंक की बात की, डिस्क्लोजर बोलना भूल गया था, वो मेरे पास पोर्टफोलियो में। आज एचडीएफसी बैंक में मेरे पोर्टफोलियो में है। लगता है यहाँ से भी एक बाउंस मिलना चाहिए।
951 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बहुत ही एग्रेसिव कॉल है, यहाँ से मूव शुरू हो सकता है। आज का लो स्टॉप लगाएं बस, ज्यादा नहीं, और वो होगा करीब अराउंड 943 का। अपसाइड टारगेट 970 980 पॉसिबल है, लेकिन 1-2 दिन लग सकते हैं उसे। तो एचडीएफसी बैंक में मूव यहाँ से शुरू हो सकता है, काइंड ऑफ अ रिएक्टिव मूव। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेन स्ट्रीट की। जी हाँ, याद है ना नाम आपको, वही जेन स्ट्रीट जिसने भारतीय बाजार में वीकली एक्सपायरी के दिन भारी उतार चढ़ाव के मामले में सेबी के पास करीब 5,000 करोड़ रुपए की रकम जमा कराई है। वही जेन स्ट्रीट एक बार फिर से सुर्खियों में, लेकिन इस बार सिर्फ भारत की वजह से नहीं, इसने पूरी वॉल स्ट्रीट में सभी पुराने दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा और एक नया रिकॉर्ड बनाया। श्रेया से समझ लेते हैं। श्रेया बताइए। देखिए, जेन स्ट्रीट ने ट्रेडिंग वर्ल्ड में नया हिस्ट्री बना दिया है। तो खबर क्या है, एक ही क्वार्टर में जेन स्ट्रीट की रेवेन्यू रही $10 बिलियन के पार निकल के, जो कि एक बड़ा नंबर है। अब 2025 की सेकेंड क्वार्टर में नंबर देखा गया, जेन स्ट्रीट की ट्रेडिंग इनकम $10.1 बिलियन हो गई। और अगर आप देखेंगे तो 6 महीने में इनका रेवेन्यू 17.3 बिलियन तक पहुंच गया है। तो एक ही साल में उनकी जो ट्रेडिंग इनकम है वो लगभग डबल हो गई है जेन स्ट्रीट की। और सबसे बड़ी बात कि जेन स्ट्रीट ने बड़े दिग्गज को पिछाड़ा, जो कि आप भी मेंशन कर रहे थे, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े बैंक्स को पीछे छोड़ दिया। आपके सामने भी आंकड़े आएंगे और वो नंबर्स होगा स्क्रीन पे, जब जेन स्ट्रीट ने कितने नंबर से। जेपी मॉर्गन की Q2 ट्रेडिंग इनकम आप देखें तो $8.9 बिलियन रही, गोल्डमैन सैक्स की $7.8 बिलियन, मॉर्गन स्टैनली 5.9 और सिटी ग्रुप भी 5.9। वही जेन स्ट्रीट 10.1 बिलियन का आंकड़ा रहा। तो सबसे बड़ा आंकड़ा जेन स्ट्रीट की तरफ से आता हुआ नजर आया है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये प्रॉफिट जेन स्ट्रीट को मिला कैसे। तो टैरिफ वॉर के चलते जो वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, इनफैक्ट उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जेन स्ट्रीट ने उठाया और ट्रेडिंग में ये इनकम उन्होंने हासिल की है। लेकिन जितनी अच्छी ये पिक्चर दूर से दिखती है उतनी है नहीं। जेन स्ट्रीट के पास कई चुनौतियां भी है और सबसे बड़ी चुनौती भारत की तरफ से है। सेबी ने जेन स्ट्रीट पे इल्ज़ाम लगाया था मार्केट मैनिपुलेशन का, और जिसके बाद सेबी के ऑर्डर के बाद उनको करीब 5,000 करोड़ का एस्क्रो अकाउंट में उनको पैसे भी ट्रांसफ़र करने पड़े। लेकिन सवाल ये कि जेन स्ट्रीट जहां एक तरफ बिलियन में प्रॉफिट कमा रही है, वहीं दूसरी तरफ उन पर मैनिपुलेशन के इल्ज़ाम भी लगते हैं। अब ऐसे में क्या जेन स्ट्रीट की कमाई इसी रफ्तार से बढ़ेगी, एक स्लो डाउन भी होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जेन स्ट्रीट ने ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक बड़ा नाम कमाया। बिल्कुल। और देखिए, जेन स्ट्रीट के बारे में एक चीज़ कहेंगे कि वीरो, ये लक नहीं है, ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम किया गया है और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पैसा बनाया गया है। और F&O में अगर आपको भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पैसा बनाना है तो हमारे साथ जुड़िए F&O गुरुकुल में। जेन स्ट्रीट ना सही, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ तो ट्रैक रिकॉर्ड आपका ही बेटर हो सके। जी हाँ, थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और जो भी आप करें समझ के करें, सोच के करें, उसके पीछे एक रणनीति हो। ये नहीं कि टर्मिनल खोला और F1 F2 नहीं जनाब। हर चीज़ का अगर आप देखें तो एक तरीका होता है, उसी तरीके को समझने की, परखने की और अपनी आदतों में शामिल करने की कोशिश करिए। ज़रिया बनेगा F&O गुरुकुल। जी हाँ, 13 और 14 सितंबर को इस वीकेंड पे, मतलब अगले ही वीकेंड पे आप जुड़ सकते हैं CNBC आवाज़ के साथ। F&O गुरुकुल, अनुज होंगे, मैं होऊंगा और साथ ही साथ होंगे हेमंत ठुकराल। 2 शुरुआती सेशन बहुत ही, अगर आप देखें, प्रभावशाली। आपको समझने का मौका मिलेगा इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कैसी होती है, उनको रीड करने का फ़ायदा क्या होता है। चंदन हो गया और आशीष चतुर्मोता। तो समझ के, थोड़ा परख के आगे बढ़िए अनुज। बिल्कुल। मार्केट में एक और स्विंग आ रही है, वापस हम कोशिश कर रहे हैं डे हाई क्रॉस करने की। और निफ्टी पर देखिए, अब आप 24, आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि कल का एकदम उल्टा है। 20-25 पॉइंट के डिक्लाइन में एकदम से बाइंग आ जाती है और बैंक निफ्टी तो खैर अब लीड कर ही रहा है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर अब मोमेंटम अच्छे आ रहे हैं। एक बार ट्रेंड लेकर आइए। ट्रेंड डे हाई पर आया। लुपिन आई थिंक हमारे पैनल ने पिक भी किया था, गावस्कर ने पिक किया था। लुपिन डे हाई पर आया, वहाँ पर अच्छे मोमेंटम। लुपिन को एक दवा के लिए अप्रूवल भी मिला। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स हैं। 361 वैम, यहाँ पर मोमेंटम अच्छा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में अच्छी बाइंग आ रही है। पेटीएम देखिए आप, एक बार पेटीएम का चार्ट चेक करते हैं। चंदन जी, ये 3-4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है पेटीएम, क्या आज एक फ्रेश ब्रेकआउट माना जाए इसे? बिल्कुल माना जाए। और अनुज जी, शुरुआती ट्रेड में इसी पे रिकमेंडेशन दिया था और बिल्कुल कन्विक्शन है। इनफैक्ट यदि किसी को इमीडिएट में BTST शॉर्ट टर्म पोजिशनल हर लिहाज से एक बेस्ट काउंटर बन रहा है। मंथली चार्ट पे भी देखें तो एक मेजर
हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। यदि कोई टेक्निकल चार्ट देखता है तो मंथली का ब्रेकआउट काफी कारगर सिद्ध होता है, जो 30 से 40% की रैली बताता है नीचे के लेवल से। और वीकली चार्ट पे देखें तो भी आपको एक राउंडिंग फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। और अभी भी यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखना चाहिए। मेरा मानना है 1340 1350 तक के अपसाइड काउंटर में इमीडिएट बेसिस पे, और पोजिशनल कोई बात करता है तो 1450 1500 तक के टारगेट बनने चाहिए। ओके, डे हाई पर मार्केट और अब 100 पॉइंट से ऊपर निफ्टी 24,684 पर, और देखते हैं अब 24,700 725 के उस जोन को स्ट्राइक करने जा रहे हैं या नहीं। चार का चौका ले लेते हैं। सस्ता ऑप्शन मानस जी से लेंगे, उसके बाद चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, फिर चंदन जी के पास चार्ट का चमत्कार, और गौरांग जी हैं मिड कैप फंडा के लिए। तो मानस जी आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए फोर्टिस मैंने चूज किया है। फोर्टिस में हाई टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो फोर्टिस का 950 वाला कॉल ऑप्शन जो 29 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 22 रुपए के नीचे लगाना है और टारगेट आपको 42 रुपीज के सेट करने हैं। ओके, फोर्टिस हेल्थ केयर की 950 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन आपको बाय करनी है। सस्ता ऑप्शन ट्रेड एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर ट्रेंड पे है। यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल मिल रहा है जिसका एक स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 5,550 का। तो इस ट्रेंड को या इस रिवर्सल स्विंग को अगर आपको प्ले करना है तो फिर आपको स्टॉप लॉस रखना है 5,420 का। 5420 स्टॉप लॉस, 5,550 प्लस टारगेट ट्रेंड। ट्रेंड निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी और यहाँ पे खरीदारी की राय एफएनओ सुपरस्टार में। चंदन जी आप क्या पिक कर रहे हैं चार्ट के चमत्कार के लिए? बिल्कुल श्रेया जी, मेरा फोकस रहेगा गोल्ड फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज पे। देखिए, गोल्ड इज ग्लिटरिंग एंड सिल्वर इज शाइनिंग, तो ये सारे जो भी गोल्ड फाइनेंस की कंपनीज है वहाँ पे भी मोमेंटम बनना चाहिए। मन्नापुरम फाइनेंस पे हमारी नजर है, जहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। और जिस हिसाब से प्राइस सेटअप है, 3 दिनों से राइजिंग वॉल्यूम और प्राइस एक्टिविटी है, इंडिकेट कर रहा है कि नई रैली एक्सटेंड होगी। तो मन्नापुरम फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह होगी। 281 का सपोर्ट है, 303 तक के टारगेट ये काउंटर दिखा सकता है। ओके, गोल्ड इज ग्लिटरिंग एंड सिल्वर इज शाइनिंग, तो मन्नापुरम फाइनेंस चंदन जी की तरफ से आया। मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी आपने क्या पिक किया है? श्रेया जी, लॉजिस्टिक क्षेत्र पर थोड़ा बहुत ध्यान हमारा है, और ये जो जीएसटी का पूरा नया अवतार जो आने वाला है बहुत जल्द हमारे और आपके समक्ष होगा 2.0, तो शायद लॉजिस्टिक सेक्टर को भी फायदा हो सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। और इस सोच और विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हुए हमने ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक बहुत ही मजबूत और सक्षम मझौली कंपनी है और काफी फैला हुआ कारोबार है। शुरुआत कीजिए, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए, तो शुरुआत कीजिए और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में गिरावट पर आप जोड़ सकते हैं। ओके, टीसीआई आपको पिक करना है। 4 ट्रेड्स पिक किए हमने। शुरुआत की थी फोर्टिस हेल्थ केयर की कॉल ऑप्शन से, मानस जी का ट्रेड था। 950 की स्टॉक बाय करिए। आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड है 3050 पे ट्रेड करता हुआ 42 का लक्ष्य यहाँ पे है। दूसरा ट्रेड आया राजेश सतपुते जी का, इन्होंने पिक किया ट्रेंड फ्यूचर्स 5550 के लक्ष्य के लिए। चंदन जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार, और यहाँ पे इनका कन्वर्शन जोन रहा मन्नापुरम फाइनेंस के साथ, गोल्ड फाइनेंस कंपनियों के साथ। और गौरांग शाह जी ने अभी भी पिक किया ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। निफ्टी 24680 ऑलमोस्ट एट डे हाई, लेकिन 10 डेमा की अगर आप देखिए शेडोज़ में ट्रेड करता हुआ, यानी इर्द गिर्द उसके ट्रेड करता हुआ। और मेरे स्क्रीन पे बैंक निफ्टी ने एक बार फिर से आज सिक्योर किया उस जोन को जिसे कहते हैं 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको सिक्योर किया। अभी जरा प्लीज़ निफ्टी बैंक लेके आएंगे स्क्रीन पे एक बार जरा। यस, इट्स 53968, और एक बार फिर से लगभग 350 अंकों का डिफरेंशियल क्रिएट कर लिया। तो एक सुरक्षित डिफरेंशियल क्रिएट किया वर्सेस 200 डे में। अच्छा विकास, अगर आपको बैंकिंग में कुछ पिक करना हो, अच्छा विकास चलेगा, मेरे ख्याल से भी है नहीं। चंदन, अगर 200 डेमा पर बैंक निफ्टी पे एक कॉल लेनी हो कि जनाब ठीक है, दिस इज़ द ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी, यहाँ पे मैं रिवर्सल खेलूँगा, नॉट एग्जैक्टली बाय इंडेक्स, मतलब थ्रू इंडेक्स, मैं किसी स्टॉक फ्यूचर के ज़रिए खेलूँगा, आप किस पे ज़्यादा कमिटेड रहेंगे, पीएसयूज़ में, प्राइवेट में, और स्टॉक कौन सा होगा वो? बिल्कुल, पहले तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं, इसको 54,150 निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 दिनों से वहीं पे स्ट्रगल कर रहा है। यदि वो जो निकलता है तो आई थिंक फिर कवरिंग के चांस रहेंगे। और स्टॉक वाइज आप बात करोगे तो मैं यहाँ पे काउंटर की तरफ यदि नजर डालूं तो मेरा ध्यान यहाँ पे रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए रहेगा क्योंकि कंपैरेटिवली कम वोलेटाइल रहता है, और जब भी डिप्स आते हैं तो आप इस मीनिंगफुल बाइंग और रिकवरी का मोड बन जाता है।
पिछले 2 बार में आप देखोगे तो ये काउंटर ऊपर में 840 तक गया था, बट वापस नीचे में 786 और 800 के जोन पे आके रिकवरी दिखाता है, वापस उसी लेवल पे आया, तो एक पॉजिटिव रेंज बाउंड बायस यहाँ पे बनेगा। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे 795 का सपोर्ट लगा सकते हो, ऊपर में वापस 830 835 तक का टारगेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखा सकता है। तो एसबीआई में फोकस रहेगा, और प्राइवेट बैंक की तरफ ध्यान रखना है तो मेरा ध्यान रहेगा आरबीएल बैंक, रत्नाकर बैंक। यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट है और रेजिलियंस और स्ट्रेंथ भी बनी हुई है, तो यदि किसी को इसमें से चुनना है तो 263 के सपोर्ट से ले सकते हो, ऊपर में 284 तक के टारगेट के लिए। तो एक आरबीएल बैंक और एक एसबीआई, 2 प्रीफर्ड बैंकिंग पिक हो सकते हैं यदि बैंक निफ्टी में रिकवरी आता है तो। ओके, चलिए ये इस समय कुछ बैंक निफ्टी स्टॉक्स पर व्यू। एक ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद मेहरबून ईरानी जुड़ेंगे हमारे साथ मार्केट पर चर्चा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेहरबून ईरानी जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं मार्केट के बेसिक टेक्सचर पर। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। जीएसटी कट आ रहा है, अब बताइए क्या करें इस मार्केट में, क्योंकि एक इसी ने मार्केट को थोड़ा लोअर लेवल से रिकवरी में हेल्प कराई, लेकिन अब कल के बाद मार्केट के पास और क्या ट्रिगर होंगे और यहाँ से आपका व्यू क्या रहेगा? आई थिंक अनुचित 10-15 दिन पहले भी हम लोगों ने जब ये बात की थी, मैंने कहा था कि ये बाजार संकेत दे रहा है उसे ऊपर जाना है, और जोर इससे मार्केट ब्रेक पड़ा हुआ है, और निफ्टी में ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं पिछले 4-5 दिन में, मार्केट ब्रेक पड़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और आई थिंक अगले 3-4-5-6 महीने में इफ वी सी न्यू हाई मुझे सरप्राइज नहीं होगा। और इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में चले तो आई थिंक इट कैन बी अंडरस्टूड बेटर। आपने जीएसटी की बात की, ये चाइना के साथ थोड़ा सा बातचीत हुआ है, आई थिंक ट्रम्प के टैरिफ्स के सामने इंडिया क्या कर सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। आई थिंक ऑल दिस थिंग्स इफ वन सीज प्रॉपर्ली, और जो इससे मार्केट प्राइस इंप्रूव हो रहा है, सबको कनेक्ट करें तो लग रहा है कि मार्केट वांट्स टू गो अप। आई स्टिल से द सेम थिंग। पिछले 1 साल में देखिए मार्केट ने कुछ नहीं किया, तो आप कह सकते हो टाइम बाउंड करेक्शन, आप कह सकते हो कि वैल्यूएशंस महंगे थे, लोग कहने लगे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट नहीं थी, और जब तक कॉर्पोरेट रिजल्ट्स इंप्रूव नहीं होते मार्केट इजीली ऊपर जा नहीं सकता। उसके बीच में मैक्रोज इंप्रूव हुए, इन्फ्लेशन, आई थिंक इट्स द बेस्ट पिक्चर एज फार एज इन्फ्लेशन गोज इन द लास्ट 3-4-5 years, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Liquidity, super measures announced by the Reserve Bank of India, fiscal deficit, current account deficit under control, तेल का भाव नीचे है, इंटरेस्ट रेट कट हुए है, बारिश अच्छा है, एग्रीकल्चरल क्रॉप अच्छा है, सारे फैक्टर्स इंडिया के पॉजिटिव में थे। रात ही कॉर्पोरेट रिजल्ट्स इंप्रूव हुए। स्टॉक मार्केट्स देखिए आप, ओवरसोल्ड है, एफआई की सेलिंग पोजीशन हाईएस्ट है, एफआई का एक्सपोजर इंडिया में पिछले कई सालों में लोएस्ट है। म्यूचुअल फंड इनफ्लोज कंटिन्यू हो रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स कंटिन्यू टू कीप द फेथ, बिग पॉजिटिव। स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है, हाउस होल्ड सेविंग्स इज इंक्रीजिंगली पुटिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट। इंडियन इक्विटीज का री रेटिंग होना का पूरा पॉसिबिलिटी है, और S&P अपग्रेड जो हुआ था इज ऑल्सो अ बिग पॉजिटिव। इसके बीच में आए ट्रंप, 25% से 50% बढ़ा दिया। मार्केट हैज नाउ एक्सेप्टेड इट अनुज भाई, आई पर्सनली बिलीव मार्केट हैज एक्सेप्टेड इट। इससे ज्यादा कुछ पूरा होने वाला नहीं है, मार्केट कह रहा है। और अल्टीमेटली किसको प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम होगा जॉब्स में, प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा करेंसी में, करेंसी और भी प्रेशर में आ सकता है अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करता है। तो देयर आर होल लॉट ऑफ फैक्टर्स, और सेक्टर्स किसको अफेक्ट होगा? लेदर, फुटवेयर, टेक्सटाइल्स, थोड़ा सा केमिकल्स, फिशरीज, ये सारे सेक्टर्स। तो ये सारे सेक्टर्स कितने दूर रहिए, बाकी के मार्केट को ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो मार्केट हैज अकॉर्डिंग टू मी टेकन इट इन इट्स स्ट्राइड। सो मार्केट इज सीइंग थ्रू ऑल दिस measures गवर्नमेंट क्या लेगा, एंड आई हैव ऑलवेज स्टेटेड दैट whatever people may want to think, I feel that this government is quite proactive. ट्रेड डील्स हो रहे अदर कंट्रीज के साथ, सब्सिडीज ऑफर होंगे। डोंट फॉरगेट, इंडिया हैज सीन अ कोविड, द वर्ल्ड हैज सीन अ कोविड, इंडिया हैज सीन अ कोविड एंड केम आउट ऑफ इट प्रीटी स्ट्रांग। So this is nothing as compared to COVID. So government will offer subsidies, interest rate subvention होगा, PLI schemes होगा, trade arrangements होंगे। आज पीयूष गोयल जी is meeting export bodies. So I think और चाइना के साथ improving trade होगा। रही बात चाइना की, इसमें फिर से लोग शंका कर रहे कि चाइना से हम लोग डील करने जा रहे हैं, चाइना से रिलेशनशिप, चाइना has always dumped things into India। कौन ना बोलता है? We have a very
deficit, trade deficit with China. But इसके अंदर the good thing which can come out is, and I'm quite sure government will do it, कि हम लोग FDI को encourage करेंगे चाइना से, और कहीं पर we will ask China to ask their companies to set up plants in India and employ our labor and produce things in India. How do you roll it out? And that will turn out to be a positive for all we know. इसके बीच में 15 तारीख को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक जादू की छप्पी जैसे कैसे GST का रेट कट अनाउंस कर दिया। कहा कि 3-4 तारीख को GST कमेटी बैठेगी, GST कट्स होगा। कहीं पर वी आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि कंजम्पशन इज नॉट पिकिंग अप। तो पॉजिटिव है ईरानी जी, अगर मैं निष्कर्ष निकालूं आपकी बातों का तो मार्केट को लेकर काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ प्रहार है भारत ने कहीं ना कहीं उसको संभाल लिया है, अपना लिया है। अब सवाल ये कि हालांकि आपने जिक्र किया चाइना का भी, चाइना से जो खबर आ रही है कि स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी वो कर्ब करना चाह रहे हैं और उसका सबसे बड़ा फायदा भारत को होता हुआ नजर आएगा। मेटल स्पेस आज देखिए चमकता भी नजर आ रहा है। तो सेक्टर स्पेसिफिक अब मेरा सवाल होगा आपसे, मेटल स्पेस को कैसे देख रहे हैं और आज की रैली कैसी लग रही है, स्पेस को लेकर आपकी राय क्या है? मैं पहले अनुज का क्वेश्चन एड्रेस करूंगा, लेकिन GST के बारे में आई थिंक कंजम्पशन वाज नॉट पिकिंग अप, इज काउंटर्ड विथ टैरिफ्स को भी काउंटर करने के लिए GST कट्स। वी आर एक्स्ट्रापोलेटिंग टू मेनी थिंग्स। क्या होगा मेरे तरफ से मेरा व्यू है कि अगले 4-5 दिन में वी विल स्टॉप डिस्कसिंग द GST कट्स। कंजम्पशन पिक होगा, पॉसिबली पिकअप होगा, हेडलाइंस आएंगे, फेस्टिव सेल्स आर पिक्ड अप, इट विल बी गुड फॉर द मार्केट्स, मार्केट में बढ़ेगा एंड मार्केट्स विल गो अप। और जो दिग्गज स्टॉक है खास करके जो चले नहीं है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, ऑल दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स इफ दे पुट द हेड अप, फॉर ऑल you know, the market participation will increase, SBI will go up. So if all these things happen, you and I will be discussing the possibility of a new high over the next 1 to 3 months. रही बात आपकी कि मेटल सेक्टर के बारे में, आई थिंक दिस पर्टिकुलर ऑल द थिंग्स हैपनिंग इज अल्टीमेटली पॉजिटिव फॉर मेटल्स। आज जो मेटल में मूवमेंट आया है, आई थिंक द मोमेंटम कैन पिक अप एंड वी कैन सी अ फर्दर रैली ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। As far as global demand goes, I'm still not very confident. So I would say this is mainly a trading move. महबूब जी, एक और चीज़ है, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। पहले तो मेटल्स के साथ साथ लुक एट प्रीशियस मेटल्स। गोल्ड एक नया एक एसेट क्लास एक नई ट्रेजेक्ट्री में चला गया। एट 1,06,000 गोल्ड इटसेल्फ एज एसेट क्लास प्लस पूरा का पूरा ज्वेलरी स्पेस और तमाम आपकी जो गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं, इनमें कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप इस वक्त इस प्राइस पे? आई थिंक पूरा डिस्क्लोजर कहूँगा, वे possibly have been telling people कि 10% of your money should be in silver and in gold, और पिछले 4-5 महीने से कहते आ रहा हूँ। मुझे लगता है गोल्ड का भाव $3,800 के आसपास आ सकता है। I will not be surprised. 3,800 can come. So I still remain positive on both of them. और दूसरी बात गोल्ड फाइनेंस की, आई थिंक अगेन अ डिस्क्लोजर, आई थिंक दैट हैज गॉट possibly among the highest weightage in my portfolio, both Muthoot Finance as well as Manappuram Finance, and I remain very positive on them. वैल्यूएशन के अनुसार शॉर्ट टर्म एंगल से और बढ़ सकता है कि नहीं मुझे नहीं पता। दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव नाउ, बट आई स्टिल एम कंफर्टेबल होल्डिंग देम, सो आई रिमेन पॉजिटिव ऑन दिस पर्टिकुलर स्पेस। मेहरबान जी, एक तो स्पेसिफिक्स की बात करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, यहाँ पर अच्छी खासी रैली हुई, TVS मोटर में भी। इनमें से अगर कोई एक आपको चुनना हो पोर्टफोलियो के लिए तो कौन सा होगा? दो का चांस दीजिए। मैं कहूँगा महिंद्रा एंड बजाज ऑटो। आई थिंक बजाज ऑटो इज हेडिंग फॉर अनदर 10% अप, एंड महिंद्रा डिस्पाइट द फैक्ट के लोग कहते हैं थोड़ा बढ़ गया है, आई थिंक ऑफर्स ग्रेट वैल्यू if one understands the company well. So मैं कहूँगा M&M at number 1, Bajaj Auto at number 2। रही बात TVS Motors and Hero Moto, I think Hero Moto, I think 2 महीने पहले मैंने कहा था आपके चैनल पर कि the stock has done nothing and it is offering great value, but उसके बाद the stock has gone up। रही बात TVS Motor की, I am pleasantly surprised every month जो numbers वो कंपनी अनाउंस करते जा रहे हैं are quite good। Now the stock has also moved up, so I think all this 4 which you mentioned and even a Maruti, but I would put M&M at number 1, Bajaj Auto at number 2, followed by TVS Motor and Hero Moto। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो ये इस समय M&M और बजाज ऑटो आपने पसंदीदा स्टॉक्स में पिक कर लिए। इसके अलावा अब IT पर आपका क्या व्यू है मेहरबान जी, क्योंकि यहाँ पर आज भी देखिए मार्केट चल रहा है लेकिन सिर्फ IT नहीं चल रहा है।
आई थिंक वही मैं कहने जा रहा था, बट समवेयर आई गॉट लिटिल बिट डिस्ट्रैक्टेड। मैं कह रहा था कि आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ इन द नेक्स्ट 4-5-6 मंथ्स वी सी अ न्यू हाई, और मैं कह रहा था जो दिग्गज स्टॉक्स थे जो चले नहीं है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बजाज, SBI है, एंड I was going to add the two names which somewhere I lost track of was TCS and Infosys. कैसे मैं पसंद करता हूँ, फंडामेंटली I don't have any reasons to recommend them. बट अगर आप TCS को देखो 4600 नीचे आया 3100 के आसपास, समवेयर अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट आपको बोलेंगे कि बॉटम बन चुका होगा शायद, एंड इट मे मूव अप. So even if it makes a move of 5-10% on the upside over the next 1, 2, 3, 4 months, and if SBI and Reliance puts its head up, which is distinctly possible, why can't we think of a new high coming over the next 5-6 months? That's exactly what I was trying to state. So in short, as far as IT goes, I have been quite negative on this particular space. I have been airing my views पिछले 1-1.5 साल से मैं नेगेटिव हूँ. कहीं पर मैंने बीच में बोला था कि ट्रेडिंग बाउंस आ सकता है. इट वेंट अप बट अगेन इट फॉल्टर्ड. लेकिन एट द प्रेजेंट लेवल फंडामेंटली मुझे ज़्यादा कोई रीज़न दिखता नहीं रिकमेंड करने के लिए, बट समवेयर देयर इज सम फीलिंग विद इन मी कि देयर कुड बी अ डिसेंट रैली कमिंग ओवर द नेक्स्ट 1 to 3 months विच कुड हेल्प द फ्रंट लाइन इंडाइसेस लाइक द निफ्टी एंड द सेंसेक्स. ओके ईरानी जी, एक और स्पेस जहां पर अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, ना सिर्फ आज के सेशन में, पिछले कुछ सत्रों से भी देखा हमने. नाइका, न्यू एज स्टॉक्स की बात कर रही हूँ, नाइका देख लीजिए, पेटीएम देख लीजिए, इटर्नल, और आज खबर भी आई कि प्लेटफॉर्म फ़ी भी इन्होंने हाइक कर दिया है. अब इन स्पेस में आपकी प्रेफर्ड पिक क्या होगी और ये स्पेस आपको कैसा लगता है? आई थिंक पेटीएम एक स्टॉक है जो मैं पसंद करता हूँ, बट स्टॉक हैज ऑल्सो मूव्ड अप वेरी शार्पली. रही बात एयरटेल की और स्विगी की और नाइका की, आई ऑनेस्टली कन्फेस टू यू दैट मुझे नहीं लगता एनीबडी हु अंडरस्टैंड्स रेशियोज एंड फंडामेंटल्स एंड बैलेंस शीट आके रिकमेंड कर सकता है. दिस इज ओनली अ बिलीफ कि ये सारे कंपनीज के बिजनेस बढ़ते जाएंगे, पैसा गिरते जा रहा है ये स्टॉक्स के अंदर, एंड द स्टॉक्स आर गोइंग अप एंड एवरीबडी वांट्स टू पार्टिसिपेट. चलती गाड़ी में मुझे भी चढ़ना है, आपको भी चढ़ना है. सो वैल्यूएशन वाइज they cannot be defined. Let's understand one thing very simple. Can the stocks go up further? Momentum is showing, participation is showing, जोर से लोग reports बना रहे और खरीद रहे. I think there is distinct possibility that this stock may go up. Now, whether I will buy into them right now from a momentum angle, from a trading angle, the answer is yes. But कहीं पर अगर आप मुझे 4 सवाल पूछेंगे कि अब मैंने क्यों खरीदा, मैं 4 सवाल में से एक सवाल का भी मेरे पास स्पेसिफिक आंसर नहीं रहेगा. तो आई वुड बी चेसिंग मोमेंटम ओवर हियर. ऑनेस्ट कैंडिडेट कन्फेशन फ्रॉम माय साइड. चलिए महबूब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने. बहुत बहुत शुक्रिया महबूब जी. चलिए अब आते हैं निफ्टी पर. वाकई देख के थोड़ी सी आपको फीलिंग अच्छी आएगी कि अब हम 10 डेमा जिसको क्रॉस कर रहे थे 2 बजे, नाउ वी आर एट 20 डेमा. अनुज, फाइनली वो रिजेक्शन नहीं है कम से कम 20 डेमा पे, ये प्राइस वही है. कैसे, क्या व्यू रखें इस प्राइस पे और कल के लिए आउटलुक अनुज? बिल्कुल, देखिए वीरू, मैं इस क्लोजिंग को देखकर एक टेम्पटेशन है कि कैरी करें. देखिए जब कल का एकदम रिवर्स इमेज हमारे लिए प्ले आउट हुआ आज, एकदम रिवर्स, और अब हम उस 24,725 के लेवल के ऊपर बंद हो रहे हैं. कैरी कर सकते हैं आप, लेकिन एक चीज़ कर लें, एक अपने आप को हेज कर लें एक 24,600 की मंथ एंड की पुट के साथ, क्योंकि ट्रम्प साहब का कोई भरोसा नहीं है ना. रात को कल कुछ फिर बोल दिया तो वो एक रिस्क रहेगा, ओवरनाइट रिस्क बस. अदरवाइज मार्केट में मोमेंटम है, तो उस ओवरनाइट रिस्क को थोड़ा सा हेज करने के लिए ये एक अप्रोच रहेगी कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक बस वही फैक्टर है जो मार्केट के अगेंस्ट है. डोनाल्ड ट्रम्प फैक्टर कभी भी एक्टिव हो सकता है रात को, तो वो एक तरीका हो सकता है. इसके अलावा अब कैरी करें लॉन्ग पोजीशंस. मेटल्स मुझे लग रहा है अभी भी बेस्ट प्लेस है पोजीशन कैरी करने के लिए. और अगर आपने 24,800 क्रॉस किया तो वो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा पॉजिटिव होगा निफ्टी के लिए. तो निफ्टी नहीं कैरी करना चाहते तो इंडिविजुअल स्टॉक्स कैरी करें. हाँ, अपने आप को थोड़ा सा हेज कर लें. लेकिन आज शानदार तेज़ी है मार्केट में, और एक चीज़ है, निफ्टी अभी उस जोन को डिफेंड करने की तैयारी में है. अब बस कल देखते हैं आप सेकेंड टेस्ट ऑफ 20 डेमा, इसको आप क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वीरू. जी हाँ, 20 डेमा और जस्ट पुट ऑप्शन 24,600 की पुट ऑप्शन फॉर ट्रम्प. वो फैक्टर जब CNBC से वापस पे 630 पे जब गिफ्ट निफ्टी का टिक आता है ना, उसके साथ एक फ्लैश भी चलता है रोज़ बरोज़. पिछले 2 महीने से मैं एक रीत देख रहा हूँ, 3 महीने से,
कि ट्रम्प साहब ने ये कहा वो कहा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट आई थिंक ट्वीट वो 24,600 के पुट रखेगा। बट हाँ, हम बहुत कमांडिंग पोजीशन में जा रहे हैं और डे हाई ऑलमोस्ट दिन के स्तर हाइज पर। और निफ्टी बैंक जो कल ना हो सका वो आज होता हुआ 1 2 3 फोर्थ कंसेक्यूटिव सेशन 200 डेमा को छूने के बाद सबसे बड़ा रिवर्सल आज है, याद रखिएगा। यतिन के पास चलते हैं और रीडर्स इस आज के रिवर्सल को कैसे रीड कर रहे हैं और क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए, यतिन बताइएगा। तो वीरू, दो स्टॉक जो आज फोकस में है उनमें सबसे पहले है पेटीएम। काफ़ी अच्छी तरीके से आज काउंटर मोमेंटम में है और डीलर्स के हिसाब से जिस तरीके से यहाँ एफआईआईज की बाइंग चल रही है और ओपन इंटरेस्ट 2% बढ़ा है, फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डीलर्स का एक्सपेक्टेशन है कि 1300-1310 तक के यहाँ लेवल्स आ सकते हैं इनिशियली। तो ये काउंटर है जहाँ डीलर्स खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा सिंजीन भी एक काउंटर है जहाँ फ्रेश लॉन्ग्स देखने को मिल रहे हैं सितंबर फ्यूचर्स में, और यहाँ भी डीलर्स बीटीएसटी की रणनीति सुझा रहे हैं। डीलर्स को लगता है कि यहाँ 660-670 तक के लेवल सितंबर फ्यूचर्स में आने चाहिए। तो ये भी एक काउंटर है जहाँ डीलर्स खरीदारी कर रहे हैं। ओके, पेटीएम और सिंजन यहाँ पे खरीदारी कराई डीलर्स की तरफ से, अच्छा परफॉर्म कर रहे दोनों ही स्टॉक्स। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। चंदन जी बताइए क्या करेंगे आप कल के लिए? बिल्कुल, कल की तरफ देखें तो मेरा फोकस रहेगा यहाँ पे डीमार्ट पे। डीमार्ट पे एक अच्छा सेटअप बना है और पिछले लगभग 8 दिनों का कंसोलिडेशन अब एक ब्रेकआउट की तरफ आएगा। आज का जो प्राइस एक्शन है वो एक बुलिश बेल्ट होल्ड काइंड ऑफ कैंडल है और हल्का सा फॉलोअप होते यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो इसके लिए बीटीएसटी का अच्छा कैंडिडेट नजर आ रहा है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 4,700 एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे काम में लेना चाहिए और 4,700 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 4,900 तक के टारगेट डीमार्ट पे बनने चाहिए। ओके, तो डीमार्ट ये हो गई चंदन जी के पिक। गाबा सर आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? कल के लिए मुझे लगता है कि एसआरएफ पर ध्यान देना चाहिए। एसआरएफ करीब 2944 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना चाहिए 2925 पर। फर्स्ट टारगेट 3000 पॉसिबल है एसआरएफ। ओके मानस, आप क्या कैरी करेंगे? मानस जी, वो म्यूट वाला बटन, मानस जी। हाँ जी जी, कोई बात नहीं। माफ करिए। तो देखिए, ग्लेनमार्क में खरीदारी करके जाएंगे। ग्लेनमार्क ने 10 और 22 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, वॉल्यूम्स बेहतर है, तो ग्लेनमार्क के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाने हैं 1979 के और टारगेट सेट करने हैं 2005 के। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा मानस जी कैरी करेंगे। आशीष कयाल जी आप बताएं क्या कैरी करेंगे? देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा रुझान देखा गया है ओवरऑल जेएसडब्ल्यू स्टील में, और ओवरऑल मेटल स्पेस में ही काफी अच्छी खासी बाइंग है और जेएसडब्ल्यू स्टील में काफी बड़ी कैंडल बनाई है, 20 डीएमए के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट है वो देख सकते हैं करीबन 1120 का, और स्टॉप लॉस जो नीचे में लगाना होगा यहाँ पर 1055 का। ओके, अब चला जाए राजेश सातपुते जी के पास। राजेश जी बताइए क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? अनुज जी देखिए, मैं वोल्टास लेके जाऊंगा। मुझे लगता है जिस तरह से परसों ब्रेकआउट मिला और पिछले 2 दिनों से जो कंसोलिडेट हो रहा है 1400 के ऊपर, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो इट्स बाय इन वोल्टास अबव 1400 मार्क। कीप योर स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स, तो 1380 का स्टॉप लॉस रखे। अनुज जी मेरे हिसाब से इसका जो स्विंग का टारगेट आता है वो थोड़ा बेटर है, दैट इज 1480, 1480 तक का स्विंग वोल्टास में आना चाहिए। ओके, वोल्टास पे 1434 पे ये बाय कॉल रिवर्सल ट्रेड। और जाते जाते जरा एक बार प्लीज़ ब्रेथ लेके आइए, जरा ब्रेथ को देखते हैं ब्रेथ कैसी रही। ब्रेथ नो डाउट कोई इसमें दुराई नहीं कि अच्छी रही होगी, एंड मोर स्पेशली ये ब्रेथ जो है वो 1230 के बाद इम्प्रूव होती चली गई, तो होती चली गई और 730 तक कायम रही। कल भी जब बाजार क्रैक हुआ था ना, याद रखिएगा जो बात मैंने सुबह भी कही थी कि इवनली पॉइज्ड, बिल्कुल बटा हुआ था लॉन्ग और शॉर्ट में। ऐसा नहीं था कि सब कुछ टुवर्ड्स एंड खराब हो गया था ना। आज ज़्यादा बेहतर है। इट्स 127, 127 लॉन्ग, 35 में शॉर्ट कवरिंग, 46 में शॉर्ट और 4 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की जल्दबाजी, वो रुझान नज़र नहीं आया। दैट्स ग्रेट, दैट्स इंपॉर्टेंट। प्रिमल फार्मा 7.5% ऊपर। मेटल्स का दिन था आज। क्रमबद्ध तरीके से टाटा स्टील, सेल, जेएसपीएल और बेहद ही खूबसूरत निफ्टी मेटल इंडेक्स का चार्ट पैटर्न। फार्मा में ग्लेनमार्क फार्मा में आज अच्छा लॉन्ग बिल्डअप हुआ। येस बैंक, मन्नापुरम फाइनेंस, कोल इंडिया में लोअर ट्रिजेक्ट्री से रिवर्सल था। सेम केस इंडसइंड बैंक, और अच्छा लगा देख के कि कैनरा बैंक का शॉर्ट कवरिंग की लिस्ट में अपीयर हो रहा है। दैट मीन्स आज एक शॉर्ट कवरिंग विजिबल कल के स्टैट्स में होगी। पीएसयू बैंक्स में शॉर्ट बिल्डअप है, फिनिक्स मिल्स में, इंडस टावर, और इनका न्यू डेस्टिनेशन बाजार को पसंद नहीं आया। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, कोलगेट, एलटीआई माइंट्री
और अगली स्लाइड में आएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी जो काफ़ी कम रही यूरोमिंडा, कोफोर्ज, मिड कैप आईटी में। ये थोड़ा सा अगर आप देखें चुभने वाला स्टॉक था। बाकी मैरिको, टेक महिंद्रा और एनएमडीसी। एक बार लेके आइएगा कोफोर्ज, एक डिफरेंट क्लास था इस स्टॉक का वर्सेस निफ्टी आईटी। 1731 पे क्लोज हुआ। चंदन, आपकी राय क्या है? आई मीन इसका बिहेवियर 11 अगस्त यानी मतलब फर्स्ट फेज ऑफ अगस्त की सीरीज से लेकर एंड तक बहुत सुंदर रहा, बहुत स्ट्रॉन्ग रहा और बिल्कुल डिफरेंट रहा वर्सेस निफ्टी आईटी और रेस्ट ऑफ आईटी से। लेकिन क्या अब इसका मोमेंटम कोलैप्स हो रहा है क्या? वो 1780 के आसपास, 50 के आसपास, 60 के आसपास? बिल्कुल वीरू, देखो आप आईटी की बात करते हो, एक डिक्सन काउंटर जो हमें समझ में आ रहा है खाली वही है कि जिसमें कन्विक्शन है, बाकी सब अटके हुए हैं। अब कोफोर्ज की बात करें तो देखिए पिछले लगभग मैं 27-28 दिन का डेटा देख रहा हूँ, 2-3 बार इसने 1800 तक को अटेम्प्ट किया बट होल्ड नहीं किया, वापस रेंज बाउंड है। अच्छी बात यह भी है कि डिक्लाइंस में बाइंग आ रहे हैं, बट कंसर्न ये है कि पूरे सेक्टर में भी बड़ा मोमेंटम और फॉलोअप नहीं है, तो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड बायस के साथ प्ले करना पड़ेगा। ऑप्शन चेन के डेटा भी देखें तो 1700 से 1800 एक रेंज बनी है। सो आई थिंक उस रेंज के अंदर जब तक एक डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं होता तब तक टफ रहेगा, बट 1700-1800 के जोन को आप ध्यान में रख सकते हो यदि आपको इसके बीच में ट्रेड करना है तो। ओके, चलिए अब आपको बताते हैं बैन अपडेट। एक स्टॉक बैन में एंट्री की तैयारी कर रहा है आरबीएल बैंक, 100% पोजीशन यहाँ पर, तो मोर और लेस सर्टेन मान के चलिए कि आज आरबीएल बैन में आएगा। श्रेया के पास चलते हैं और आज के मार्केट का पंचनामा का टीजर लेते हैं। श्रेया बताइए। जी, सवाल एसबीआई पर है और पीएसयू बैंक में एसबीआई आज चर्चा में भी थी और अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये काउंटर। सवाल ये कि एसबीआई 900 के स्तर कब छुएगा? 1.5 साल से वेट कर रहे हैं। जून 2024 में 912 का हाई लगाया था। आज सितंबर 2025 हो गया, यानी कि एग्जैक्ट 15 महीने हो गए, 100 रुपये नीचे है वहाँ से। तो बहुत लोग वेट कर रहे हैं और इस बीच में ऐसा नहीं है कि एसबीआई के नंबर्स नहीं अच्छे आए हैं। एसबीआई के नंबर्स अच्छे आए हैं लेकिन चला ही नहीं स्टॉक। उससे पहले का साल बहुत अच्छा था, देखिए 2 ईयर का चार्ट आपने देखा। लेकिन लेट्स सी, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच के रहे एसबीआई 900 का स्तर कब छुएगा। दूसरा सवाल है लॉरस लैब पर। फार्मा और हेल्थ के स्पेस में आज बाइंग हमें देखने को मिली, करीब करीब स्टॉक 1.25% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार, क्लोजिंग की तैयारी। लॉरस लैब क्या लग रहा है सर, यहाँ पे कब तक प्रॉफिट में आएंगे? हालांकि इन्होंने खरीद भाव नहीं लिखा, कह रहे लॉस में 874 पे कर रहा है कारोबार। लॉरस में कैसे लॉस में है? इसका चार्ट देखिए ज़रा एक बार, 12 महीने का, ये तो बहुत शानदार भागा है। इसमें लॉस कैसे हो गया? ये तो इन्होंने बहुत ये देखिए श्रेया, बिल्कुल इसमें कैसे लॉस हो गया? इसमें तो मतलब खरीद और भाव लिख दे तो थोड़ा और एकदम बिल्कुल अभी ले लिया 3 हफ्ते पहले 920 पे, अलग बात है, वरना तो इसमें तो लॉस का सवाल नहीं है। तो आपने थोड़ा हाई पे ले लिया शायद। तो देखते हैं, आई थिंक थोड़ा सा और टाइम दीजिए इसको, क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम तो काफ़ी है। अब इस मोमेंटम में आपका प्राइस मिलेगा यानी ये थोड़ा सा कहना टफ होगा, लेकिन थोड़ा टाइम और देके दीजिए। ओके, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सलाह लॉरस लैब पर फिलहाल। 900 अगर आपके हाई साइड की खरीदे थोड़ी लॉस में हो सकते हैं आप, लेकिन वेट एंड वॉच की सलाह फिलहाल होल्ड कर सकते हैं आपके काउंटर। चलिए बाकी के क्वेश्चंस हम 3:35 पर सीएनबीसी आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एड्रेस करेंगे। एक्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ जुड़िए और अपने सवाल पूछिए। कुछ और काउंटर्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इस पूरे सेशन में, और लगातार हम चर्चा कर रहे थे गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स के ऊपर। मणिपुरम मुथूट फाइनेंस अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया और क्लियरली आज का सेक्टर ऑफ द डे मेटल इंडेक्स में शानदार रैली। टाटा स्टील, जिंदल स्टील गिनेस में शामिल और शानदार डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी। इसके अलावा फार्मा और हेल्थ के स्पेस में तो एक बार फोर्टिस रखेंगे स्क्रीन पर, 3% की तेज़ी के साथ फोर्टिस क्लोज होने की तैयारी कर रहा है और डेज हाई पर। मानस जी एक बार फोर्टिस हेल्थ केयर का चार्ट देखिए, 3.25% की तेज़ी आज के सत्र में 956 के लेवल पर। कैसा लग रहा है? चार्ट्स का इंडिकेट कर रहे हैं फिलहाल। देखिए स्टॉक ने करेक्शन के बाद 22 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वापस हायर टॉप हायर बटन बनाना शुरू किया है। इसीलिए ऑप्शन में मैंने एक रिकमेंडेशन दिया था 950 वाले कॉल ऑप्शन में। अगर हम पैटर्न की बात करें और उसके हिसाब से टारगेट सेट करने हो तो 975 के आते हैं। करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 944 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, फोर्टिस हेल्थ के ये इस समय एक आपके लिए आइडिया यहाँ पर। कल के टॉप गेनर्स में शामिल फिनिक्स मिल्स, आज यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन पिरामल फार्मा, इनफैक्ट पूरा का पूरा फार्मा स्पेस, ग्लेनमार्क देखिए, लूपिन देखिए, शानदार मोमेंटम। उसके अलावा गोल्ड फाइनेंस, मुथूट, यहाँ पर शानदार मूव। इसके अलावा आज सुबह केन्स
पैनल में पिक किया गया था, है ना? आई थिंक केन्स पर एक फॉलो थ्रू लेते हैं। चंदन जी, केन्स पर कोई व्यू होगा आपका 6700 पर? बिल्कुल, केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे बन रहा है और इनफैक्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर की तरह ये बिहेव कर रहा है। और डेरिवेटिव्स डेटा सेटअप की बात करें तो 4-5% का ओपन इंटरेस्ट आज है और रोल ओवर के डेटा सेटअप भी यहाँ पे कंपैरेटिवली ओके है। डेली और वीकली चार्ट पे एक मल्टीपल हर्डल का ब्रेकआउट बना है, तो यदि प्राइस सेटअप और राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन होल्ड हिसाब से कर रही है, नया मोमेंटम बनेगा। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी के मौके ही बन रहे हैं। 6620 का सपोर्ट होगा, कहीं ना कहीं 6980 तक के अपसाइड यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे दिख रहे हैं। ओके, केन्स टेक्नोलॉजी और इस दौर की हाईएस्ट क्लस्टर पे आके क्लोज होता हुआ। एक बार चलते हैं जरा हल्का सा निफ्टी पीएसयू बैंक को स्कैन करते हैं। आज की इस रिवर्सल में मैंने जैसे कि कहा 5th डे रिवर्सल फ्रॉम 200 डेमा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर्सल था क्योंकि सबसे बड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया आपने। कहाँ का कंट्रीब्यूशन सबसे, अगर आप देखें, गौर करने लायक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, उसके बाद HDFC बैंक ने प्रिवेंट किया अपने 200 डेमा को, उसके बाद ICICI बैंक का भी रिवर्सल ठीक था। IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक और SBI सबसे क्लीन अगर कोई चार्ट है तो वो नो डाउट क्लीन SBI। जरा प्लीज़ SBI का दो चीज़ रखिएगा, OI रखिएगा और SBI की रखिएगा 800 की पुट, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस भी अगर आप देखें तो सबसे बेटर प्लेस्ड स्टॉक है ये। जरा प्लीज़ एक बार मुझे SBI का OI दिखाइएगा, मतलब 805, 808, 809 की रेंज में कर क्या रहा है SBI। मेरे ख्याल से प्लीज़ रखिएगा एक बार। यस, इट्स शॉर्ट कवरिंग। अच्छा, फ्रेश बाइंग बहुत नहीं है, याद रखिएगा। फ्यूचर्स में एटलीस्ट बहुत बाइंग नहीं है। चंदन, आपका व्यू क्या है SBI पे? आई मीन प्रश्न भले ही आया हो, अभी कुछ देर पहले आया भी था इस कार्यक्रम में। 812 पे एक फर्म बॉटम का आपको कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा मिल रहा है कि 805, 800 पे एक बेस क्रिएट कर चुका है? बिल्कुल वीरू, हमने अभी SBI की बात भी की थी और इनफैक्ट PSU काउंटर में ये एक स्टॉक है जहाँ पे एक बॉटम बन रहा है और ऑलरेडी पिछले 3-4 दिनों से हायर बेस बन चुके हैं और 800 की पुट राइटिंग भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 798 के नीचे का सपोर्ट लगाना चाहिए, ऊपर में 830 तक के स्विंग SBI में बनेंगे। पॉजिटिव टू इनबाउंड बायस वाला काउंटर लोअर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज से टर्न हो रहा है, तो यहाँ पे एक रिकवरी के मोड बनने चाहिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर मोमेंटम ठीक ठाक है। टाटा स्टील 6% के गेंस के साथ यहाँ पर शानदार मूव। गाबा सर, सुबह आपने जिंदल स्टील एंड पावर चूज़ किया था एज क्विक सिंगल, सारे टारगेट हिट करके उसके कहीं ऊपर बंद होता हुआ स्टॉक। जिंदल स्टील की बात हो रही है प्लीज़ जी। अब इस पर क्या व्यू रहेगा आपका? जिंदल स्टील मेरे ख्याल से टारगेट तो अचीव हो चुका, लेकिन जो मूव मिला है आज वो बहुत ही बढ़िया मूव मिला है। मेरे ख्याल अभी जो ब्रेकआउट मिला है उन्हें हाई टाइम फ्रेम मिला है। अब ट्रेड है 1028। रिसेंट हाई हमने ऑल टाइम हाई देखा है करीब 1100 के आसपास। मेरा मानना है कि वो पार कर ही लेगा, मैटर ऑफ टाइम ऑन हाई टाइम फ्रेम। वक्त लग सकता है उसके लिए, लेकिन वो न्यू हाई पर जाने वाला है जिंदल स्टील, तो ये बाय एंड होल्ड का स्टॉक है। यार जिंदल स्टील बाय एंड होल्ड का स्टॉक है और अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। सुबह सुबह प्रकाश सर ने पिक किया था एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ते हुए। और बैंकिंग में मेरे को जाते जाते एक बैंक और पे जिस पे टिक नज़र आ रहे हैं, दैट AU बैंक लगाइएगा जरा प्लीज़ एक बार। क्या कर रहा है ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 714 पे इसने भी एक हल्का सा, अगर आप देखिए, रिवर्सल जनरेट करने की कोशिश करी। और आज मेटल्स और हेल्थ केयर, ये दो बास्केट बहुत स्ट्रॉन्ग रही। अपोलो और फोर्टिस दोनों के ट्रेड्स इस कार्यक्रम में रिकमेंड भी किए गए थे। क्या, चलिए इस शानदार क्लोज को देखने चलते हैं। उसके पास बड़ी बॉल पर ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, चलिए 24,700 के ऊपर बंद हो रहा है निफ्टी, ये अच्छी चीज़। और आज की तेज़ी को लीड एक्चुअली किया बैंक निफ्टी ने, जो अब तक मार्केट के लिए थोड़ा सा एक परेशानी का कारण बना हुआ था। वो करीब 400 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है। मिड कैप में अच्छी रैली थी और स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक रैली देखने को मिली आपको। तो ये कुल मिलाकर अब तक का मार्केट का आज का मूड माहौल 24,700 के ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है। ये प्रोविजनल क्लोज है, लेकिन एक्चुअल क्लोज भी मोर और लेस इसके आसपास ही होगा। शायद हल्का सा नीचे आ जाए, लेकिन रहेगा 24,700 के ऊपर ही। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर। उसके अलावा IT में आज प्रेशर था, 2.5% IT नीचे था। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप, खासतौर से आज स्मॉल कैप, इनफैक्ट आज सबसे स्टेबल इंडेक्स स्मॉल कैप ही था, 1% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 2:1 का था, 1900 बढ़ने वाले शेयर
900 गिरने वाले शेयर, इनफैक्ट 2:1 से भी बेटर था आपका। सेक्टोरल हिट पे आप देखिए आज का स्टार परफॉर्मर मेटल्स, शानदार तेज़ी थी यहाँ पर मेटल्स इंडेक्स में, करीब 3.25% ऊपर था ये इंडेक्स। इनफैक्ट इसके अलावा बाकी क्लोजेस्ट अगर कोई था तो फार्मा और PSU बैंक 1% ऊपर, कैपिटल मार्केट इंडेक्स भी 1% ऊपर, लेकिन क्लियरली लीड ली थी फार्मा ने। सिर्फ एक IT था जो आज रेड में था, अदरवाइज मोर और लेस सारे सेक्टरल इंडेक्स ग्रीन में थे। PSU बैंक में 1% की रैली थी, फाइनेंशियल्स में भी अच्छी खासी रैली आपको आज देखने को मिली। रियल एस्टेट ये भी आज इंडेक्स ऊपर था। अब लेकर आइए जरा निफ्टी का हीट मैप, देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के मूव थे। सबसे ऊपर मेटल नाम टाटा स्टील, हिंडाल्को और JSW स्टील। कोल इंडिया भी चारों के चारों स्टॉक्स 2.5% से लेके 6% तक ऊपर थे। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इटर्नल, SBI, ट्रेंट, कोटक बैंक, टाटा मोटर्स, यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी थी। बजाज ऑटो, HDFC बैंक, यहाँ पर भी तेज़ी रही। नीचे क्या था? इन्फोसिस ने आज ड्रैग किया मार्केट को, करीब 1-1.5% इन्फोसिस नीचे था। TCS, भारती, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC लाइफ, टेक महिंद्रा, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ आज आपको हल्की सी रेड टेक दिखाई दी। लेकिन कुल मिलाकर बीरू मार्केट के लिए एक शानदार दिन और ख़ास तौर से शानदार आखिरी घंटा, कल के आखिरी घंटे का एक कंप्लीट रिवर्सल। अनुज, जब आप रणनीति बनाए ना तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और 5 मिनट का टाइम थे, है ना, ताकि वो 2 बजे की कमेंट्री से मिल खा जाए। 1:40 पे बनाऊँ क्योंकि थोड़ा सा मार्केट जो है वो एकदम से काफ़ी मूव कर रहा है ऑफ लेट। जी हाँ, बेहद शानदार सेशन। और कहते हैं ना, गजब भागा धातु। बुधवार को देखते हैं क्या चलेगा। गुरुवार को सुबह सुबह मुलाकात होगी आपसे और मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। और कोई प्रश्न होगा तो ज़रूर पूछिएगा। मार्केट का पंचनामा में अनुज के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद, अंतराल के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सुबह होगी मुलाकात। नमस्कार।